मांगा ब्रेकडाउन हिंदी में आपका स्वागत है। नए चैप्टर्स के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिए गए हैं। आप वहां से डायरेक्टली किसी भी पार्ट पर जा सकते हैं। सीन एक यंग मैन जिसका नाम बैक रियन है के साथ शुरू होता है, जो अपनी माँ को पुकार रहा है और शौक में चिल्ला रहा है, सोच रहा है कि क्या हुआ। उसके पिता कोल्ड न्यूज का सामना करते हैं, उसे ऑर्डर देते हैं कि हंगामा ना करे और तुरंत वहां से चला जाए। वो फिर ऑर्डर्स देते हैं कि इस मामले को स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और कोई खबर लीक ना हो। वो अनाउंस करते हैं कि बैक फैमिली जो हुआ उसके लिए बदला नहीं लेगी। वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो ये डिसीजन फैमिली की भलाई और ग्रेटर गुड के लिए ले रहे हैं और स्पेसिफिकली अपने बेटे को अकेले बदला लेने के खिलाफ वार्न करते हैं। बैक रियन एक्सट्रीम शॉक और दर्द दिखाता है। फिर वो अपने पिता के चेहरे पर रोते हुए पूछता है कि वो कैसे खुद को मर्द होने का दावा कर सकते हैं जब वो अपनी पत्नी के मर्डर पर रिस्पॉन्ड करने से भी मना कर रहे हैं। बदला लेना तो दूर की बात है। वो उन्हें इनह्यूमन कहता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो चला जाएगा, ये कहते हुए कि अब उसका बैक फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। जैसे ही वो भागता है, उसे रियलाइज होता है कि उसके पास करंट स्टेट में बदला लेने के लिए काफ़ी ताकत नहीं है। इसलिए वो इमेंस पावर हासिल करने की कसम खाता है, जिसे कोई इग्नोर ना कर सके। वो एक नया सेक्ट इस्टेब्लिश करने, अपने आदमी इकट्ठा करने और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का फैसला करता है। जैसे वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, वो उन सब के बारे में सोचता है जिनका उसकी माँ की मौत में हाथ था, और वो सब जो सच जानते थे और चुप रहना चूज किया। वो कसम खाता है कि वो अपना बदला लेगा, भले ही इसमें दशक लग जाए। 12 साल बाद सीन एक ऐसी जगह शिफ्ट होता है जो आग की लपटों में घिरी हुई है, जहां एक आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा है, एडमिट कर रहा है कि वो गलत था और मुरे मलायंस को इन्फॉर्म करने की भीख मांग रहा है। ये आदमी अब बड़े हो चुके बैक रियन से मिन्नतें करता है, उसे कुछ भी देने का ऑफर करता है जो वो चाहता है। मलबे और लाशों के बीच वो जोर देता है कि उसका ऑफर अच्छा है, जिस पर बैक रियन शांति से जवाब देता है कि एक चीज है जो उसे अभी चाहिए। आदमी उत्सुकता से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वो उसे मुस्कुराते हुए बताता है कि उसे उसकी जान चाहिए। आदमी पैनिक करता है और कहता है कि ये एक अनफनी जोक है। बैक रियन कंटिन्यू करता है, ये कहते हुए कि अगर वो उसे अपनी जान नहीं दे सकता तो वो खुद ले लेगा। आदमी गुस्सा हो जाता है, उस पर खेलने का इल्जाम लगाता है और उसे टुकड़ों में फाड़ देने की धमकी देता है। बैक रियन, जो अचानक उसके पीछे आ जाता है, जवाब देता है कि उसका मुंह उतना ही गंदा है जितना उसका अपीयरेंस। वो उसे जोर से मारता है, उसे हवा में उड़ा देता है, जमीन में एक गड्ढा बना देता है और पावरफुल इम्पैक्ट से धूल का एक बादल छोड़ देता है। ओपोनेंट चिल्लाता है, बैक रियन का सर मुरेम अलायंस को फेंकने की धमकी देता है। वो तेजी से मूव करता है और उसे बीच से काट देता है। लड़ाई के बाद एक लेडी उसके पास आती है, उसे लीडर कहकर बुलाती है। वो उसे बताती है कि किसी ने उसे कुछ डिलीवर करने के लिए कहा था, जो वो एक ट्रे पर पकड़े हुए हैं, जब वो खत्म कर ले। बैक रियन खून से सना हुआ और मुस्कुराता हुआ मोयोंग ह्योन नाम की लेडी का शुक्रिया अदा करता है, उसकी परेशानी और इंतजार के लिए अप्रिशिएट करता है। ह्योन उसे एक स्क्रोल देती है और उसे अपने चेहरे से खून साफ करने के लिए कहती है, जिस पर वो जवाब देता है कि ये परेशानी वाली बात नहीं थी। दोनों एक जलती हुई बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं और वो सोचता है कि क्या ये अंत है या शायद बस शुरुआत। फिर वो स्क्रोल उसकी तरफ फेंकता है और उसे मुरे मलाहिस को डिलीवर करने का ऑर्डर देता है, अनाउंस करते हुए कि उसने रिटायर होने का फैसला किया है। जैसे वो जलती हुई जगह से दूर जाते हैं, हियोन पूछती है कि क्या वो अपने होम टाउन वापस जाएगा, और वो कंफर्म करता है कि उसने अलायंस में अपने सारे गोल्स हासिल कर लिए हैं। वो पूछती है कि क्या वो भी रिटायर होने पर उससे मिलने आ सकती है, और वो सहमत हो जाता है। उसे कहता है कि अगर वो बहुत बोर हो जाए तो उसे ढूंढने आ जाए। वो जिद करती है कि उसे पता होना चाहिए कि उसे ढूंढने कहाँ जाना है, और वो उसे बताता है कि वो हुआंग काउंटी हब में होगा। सीन बैक रियन पर शिफ्ट होता है, जो एक बोट पर है, सोच रहा है कि एक लंबा वक्त बीत गया है। वो याद करता है कैसे उसने अपनी फैमिली छोड़ी और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुरिम अलायंस ज्वाइन किया, कैसे वो नए मार्शल आर्ट्स क्रिएट करने की वजह से लीडर की पोजीशन तक पहुंचा, और उन 12 सालों को याद करता है जो ज्वाइन करने के बाद बीत गए। वो मुस्कुराता है, महसूस करता है कि वो आखिरकार अपना खुद का सेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए तैयार है। वो बोट पर अपने विचार जारी रखता है, नोट करता है कि उसने मैंशन खरीदने के लिए काफ़ी पैसे बचा लिए हैं और अभी सुना है कि एक परफेक्ट प्रॉपर्टी बिकाऊ है, ये महसूस करते हुए कि सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। वो मन ही मन हंसता है, ये मानते हुए कि स्वर्ग उसकी मदद कर रहा है। फिर वो जोर से हंसने लगता है। बूढ़ा नाविक कमेंट करता है कि उसके साथ ज़रूर कुछ अच्छा हुआ होगा, और बैक रियन अपनी एक्सेसिव एक्साइटमेंट के लिए माफ़ी मांगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो एक मैंशन खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है, ताकि वो सेक्ट इस्टेब्लिश कर सके जिसका प्लान उसने पूरी जिंदगी बनाया है। और नाविक नोट करता है कि वो एक यंग सेक्ट लीडर है। वो मन ही मन बड़बड़ाता है कि पास में बिकने वाला अकेला मैंशन हॉन्टेड वाला है, और बैक रियन उससे पूछता है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है। नाविक बात टाल देता है, उसे सेक्ट इस्टेब्लिश करने में लक विश करता है। बैक रियन उसका शुक्रिया अदा करता है, कॉन्फिडेंटली सोचते हुए कि बस कॉन्ट्रैक्ट बचा है, सोचते हुए कि क्या ही गलत हो सकता है। वो हंसना जारी रखता है।
हालांकि पहुंचने पर उसे एक बड़ा शॉक लगता है। वो एक पूरी तरह टूटी हुई बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और अपने साथ वाले आदमी, जिसका नाम युरांग है, से पूछता है कि क्या यही वो जगह है। जिस पर युरांग एंथुजियास्टिकली जवाब देता है, पॉइंट आउट करते हुए कि ये कितनी स्पेशियस है। वो उसे गुस्से से पकड़ता है, उस पर स्कैम करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाता है। युरांग खुद को डिफेंड करता है, इंसिस्ट करता है कि ये जगह मिलना मुश्किल था और उसे डिसाइड करने से पहले आसपास देखने के लिए कहता है। जैसे वो अंदर टूर करते हैं, बैक रियन नोटिस करता है कि जगह सिर्फ गंदी ही नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इसे बिल्कुल मैनेज नहीं किया गया है। युरांग एक्सप्लेन करना जारी रखता है, पॉइंट आउट करता है कि प्रॉपर्टी में 45 रूम्स और 5 ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, एक बड़ा और 4 छोटे। वो 5 ट्रेनिंग ग्राउंड से सरप्राइज होता है और पूछता है कि यहाँ कौन सा सेक्ट था, लेकिन युरांग दावा करता है कि वो नहीं जानता। मैंशन बहुत पुराना है और वो बस एक ब्रोकर है जो इसे बेच रहा है। वो कुछ हद तक कन्विंस हो जाता है, ये सोचते हुए कि थोड़े काम के साथ ये जगह सेक्ट खोलने के लिए सूटेबल होगी, लेकिन युरांग हिचकिचाता है। वो भरता है और सीधे पूछता है कि जगह के साथ असली प्रॉब्लम क्या है। युरांग एडमिट करता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, सिवाय इसके कि मैंशन खरीदने वाले पिछले सभी लोगों की मौत हो गई, जो बैक रियन को शॉक कर देता है। वो कंफर्म करता है कि वो सब बिना किसी एक्सटर्नल इंजरीज के हार्ट फेलियर से मर गए। युरांग अपनी एक्सप्लेनेशन जारी रखता है, रिवील करता है कि पिछले सभी खरीदार पहली रात ही मैंशन खरीदने के तुरंत बाद मर गए, इसलिए ये जगह हॉन्टेड मानी जाती है। वो ऐड करता है कि उन्होंने गार्ड्स और टाओइस्ट मास्टर्स हायर करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बैक रियन गुस्सा हो जाता है, सोचते हुए कि क्या युरांग जानबूझकर उसे इस जगह फंसाने की कोशिश कर रहा है। डरा हुआ युरांग तुरंत एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर करता है, इसे मार्केट वैल्यू के 10वें हिस्से में बेचने का सुझाव देता है, फिर अपनी बात वापस लेता है और सिर्फ 4 सिल्वर इंगॉट्स एक्सेप्ट करता है। बैक रियन का मूड अचानक बदल जाता है और वो जोर से हंसता है, अपना हाथ युरांग के कंधे पर रखता है और उसे पैसे का बैग पकड़ा देता है, ये कहते हुए कि उसे शुरू से ही कम प्राइस बताना चाहिए था ताकि वो उसे गलत ना समझता। युरांग राहत की सांस लेता है और उसकी तारीफ करता है, नोट करता है कि ऐसे हिम्मत वाले काम की उम्मीद उसी से की जा सकती है जो ग्रेट ब्लू स्काई यूनिट का फॉर्मर लीडर है, जिन्हें गोस्ट हंटर्स के नाम से जाना जाता है। फिर वो उसे मैंशन की डीड देता है। बैक रियन डीड ले लेता है। जैसे ही युरांग जाने वाला होता है, उसे कुछ अजीब नोटिस होता है, लेकिन पूछे जाने पर वो दावा करता है कि कुछ नहीं है। युरांग डिक्लेयर करता है कि उसका रोल खत्म हो गया है और मजाक में उसे कहता है कि अगर वो चमत्कारी रूप से एक रात जिंदा बचने में कामयाब हो जाए तो उसे आकर उसे ढूंढना चाहिए। बैक रियन उसे अश्योर करता है कि वो करेगा। यूरांग के जाने के बाद वो टूटे फूटे आंगन में अकेला खड़ा होता है और आह भरता है। अचानक वो एक जोर की खुशी की चीख के साथ खामोशी तोड़ता है, अपनी बेइंतहा खुशी जाहिर करता है कि आखिरकार उसका अपना मैंशन है। वो एक्साइटेडली अंदर भागता है, हंसते हुए, और कहता है कि अब बस अपने नए सेक्ट के लिए डिसाइपल्स ढूंढना बाकी है। वो अचानक रुकता है और गंदगी और जमी हुई धूल को देखता है। रियलाइज करता है कि उसे शायद पहले जगह साफ करनी चाहिए। वो तुरंत काम शुरू करता है, एक्टिवली फ्लोर्स और कॉरिडोर्स को पोंछता है। वो सफाई जारी रखता है, सोचते हुए कि मेन हॉल साफ करने के बाद उसका काम हो जाएगा। वो मेन हॉल के एंट्रेंस पर खड़ा होता है, डिटर्मिन्ड कि जल्दी करे और इस आखिरी हिस्से को खत्म करे। हॉल में एंटर करने पर उसे कमरे के बीच में एक स्टैंड पर कुछ दिखता है। वो उसके पास जाता है, सोचते हुए कि क्या पिछला ओनर इसे पीछे भूल गया। वो तलवार उठाता है, नोट करता है कि ये कीमती लगती है और शायद अच्छी प्राइस मिल जाए। इसे एक अनएक्सपेक्टेड प्राइस मानता है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, उसे अचानक चक्कर आने लगता है और वो जगह का होश खो देता है, सोचते हुए कि वो कहाँ है। एक मिस्टीरियस ग्लोइंग सिस्टम इंटरफेस उसके सामने आता है। उसे एक एग्जामिनी, एक मार्शल आर्टिस्ट आइडेंटिफाई करता है, और ये कि उसका गोल एक सेक्ट एस्टैब्लिश करना है जिसका ओवरऑल रेटिंग रैंक 2 हो। सिस्टम नोट करता है कि ये पिछले सभी एग्जामिनीज में सबसे हाईएस्ट रैंक है। बैक रियन शॉक में देखता है, सोचते हुए कि वो क्या देख रहा है। वो बेहद कंफ्यूज लगता है जैसे ही वो अपने सर पर एम किए गए एक तेज अटैक को डॉज करता है। सिस्टम अचानक अनाउंस करता है कि वो टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल एडजस्ट कर रहा है। बैक रियन को तुरंत युरांग की कहानी याद आती है, पिछले ओनर्स के पहली रात मरने के बारे में, और रियलाइज करता है कि ये टेस्ट वही है जो उनके साथ हुआ था। एक अजीब डिवाइस सीलिंग से दिखाई देता है और सिस्टम अनाउंस करता है, टेस्ट कमेंसिंग, डिफिकल्टी लेवल एक्सट्रीम। वो खुद को एक ग्लोइंग टेस्ट एनवायरनमेंट में पाता है, लड़ने के लिए तैयार होता है और चैलेंज एक्सेप्ट करने और जो भी रास्ते में आए उसका सामना करने का फैसला करता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि टेस्ट एरिया हॉल ऑफ स्ट्रेंथ है। वो पावरफुल तरीके से एक अटैक ब्लॉक करता है और डिफाइंटली चिल्लाता है, आने दो, डिक्लेयर करते हुए कि वो सबको साबित कर देगा कि वो सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं है, बल्कि मुरेम अलायंस की ग्रेट ब्लू स्काई यूनिट का फॉर्मर लीडर है। वो एक फाइटिंग स्टैंस लेता है और टेस्ट को आने के लिए कहता है, और सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है सेक्ट सिस्टम की इनिशियलाइजेशन अनाउंस करके। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और वो वापस मेन हॉल में आ जाता है, हैरान और सोचते हुए कि क्या हुआ। वो लड़खड़ाकर पीछे हटता है और युरांग के लिए चिल्लाता है। अगली सुबह युरांग अपने ऑफिस में बैठा दिखता है, फॉर्मर लीडर है। वो एक फाइटिंग स्टैंस लेता है और टेस्ट को आने के लिए कहता है, और सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है सेक्ट सिस्टम की इनिशियलाइजेशन अनाउंस करके। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और वो वापस मेन हॉल में आ जाता है, हैरान और सोचते हुए कि क्या हुआ। वो लड़खड़ाकर पीछे हटता है और युरांग के लिए चिल्लाता है।
अगली सुबह यूरांग अपने ऑफिस में बैठा दिखता है और जब बैक रियॉन उसे देखता है वो उसे शांति से ग्रीट करता है और कूलली पूछता है कि क्या रात में उसके साथ कुछ अजीब हुआ। वो यूरांग के ऑफिस में तूफान की तरह घुसता है और इंटेंस गुस्से की हालत में उसे कपड़ों से पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर चिल्लाता है कि उसने उसे ऐसी बात क्यों नहीं बताई कि सिस्टम अपीयर होगा। वो चिल्लाना जारी रखता है, ब्लू सिस्टम विंडो की तरफ इशारा करते हुए जो सिर्फ वही देख सकता है। कहता है कि ये चीज़ कल रात से उसे फॉलो कर रही है और पूछता है कि ये क्या है। यूरांग उसे अजीब तरीके से देखता है, कंफर्म करता है कि उसे कुछ नहीं दिख रहा और पूछता है कि क्या पिछली रात उसके सर पर चोट लगी थी। वो उसे जाने देता है बड़बड़ाते हुए और यूरांग मौके का फायदा उठाकर थोड़ा मुस्कुराता है। ऑफर करता है कि अगर वो परेशान है तो वो मैंशन वापस ले लेगा। बैक रियॉन ऑफर मना कर देता है, इंसिस्ट करता है कि उसे अभी भी मैंशन चाहिए और उसे अब सेक्ट ओपनिंग सेरेमनी के लिए तैयारी करनी होगी, जिसके लिए बहुत प्रिपरेशन की जरूरत है। वो अपनी ज़रूरतें लिस्ट करना शुरू करता है, एक्सप्लेन करता है कि उसे पहले यूनिफॉर्म्स चाहिए, लगभग 20 सेट्स, और यूरांग से पूछता है कि क्या उसके पास फैब्रिक स्टोर्स के लिए कोई रिकमेंडेशंस हैं। वो जवाब देता है कि वो पास के कुछ स्टोर्स रेकमेंड कर सकता है, लेकिन उसे वार्न करता है कि अभी डील्स करना आसान नहीं होगा। वो एक्सप्लेन करता है कि हर कोई हुआंग रियोंग ट्रेडिंग कंपनी का फेवर जीतने में बिजी है, एक नाम जो बैक रियन पहचानता है। यूरांग कंफर्म करता है कि ये वही फेमस कंपनी है जो जनरेशन से रॉयल फैमिली को फैब्रिक सप्लाई कर रही है। यूरांग हुआंग रियोंग ट्रेडिंग कंपनी के इमेंस इन्फ्लुएंस को डिस्क्राइब करना जारी रखता है, यहाँ तक कि मुरिम दुनिया में भी, जहाँ ये राइटियस और ईवल दोनों सेक्ट्स के साथ डील करती है। इस हद तक कि ग्रेट क्लैंस भी इसके साथ सावधानी से डील करते हैं। फिर वो अपनी चाय पीता है और बैक रियन से मजाक में कहता है कि उसके बजट को देखते हुए उसे हुआंग फैब्रिक्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह उसकी लीग से बाहर हैं। बैक रियन एडमिट करता है कि उसके शब्द सच हैं, लेकिन वो फिर भी चुपते हैं। यूरांग ऐड करता है कि वो वैसे भी एक फेमसली हॉन्टेड मैंशन के ओनर के साथ डील करने में हिचकिचाएंगे और उसे एडवाइस करता है कि वो रेगुलर फैब्रिक स्ट्रीट में जाकर देखे। इसी बीच सिस्टम विंडो दिखाई देती है, पेट घोस्ट एनिमल शिकायत करती है और बैक रियन उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है। वो अचानक रुकता है कुछ रियलाइज करके, उसने मैंशन का कॉन्ट्रैक्ट कल ही साइन किया था, तो हॉन्टेड मैंशन की अफवाह इतनी जल्दी कैसे फैल गई। यूरांग कोल्डली कहावत के साथ जवाब देता है, बातें पैरों से तेज चलती हैं। बैक रियन अपनी आंखें तंग करता है और एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसे रियलाइज होता है कि यूरांग ने खुद ये अफवाह फैलाई है। यूरांग इसे डिनाई करने की कोशिश नहीं करता। बैक रियन आह भरता है और डिसाइड करता है कि किसी भी तरह ये उसके नए सेक्ट के लिए फ्री प्रमोशन है। यूरांग डर से कांपता है और जस्टिफाई करने की कोशिश करता है ये कहकर कि बैक रियन का जिंदा बचना सबूत है कि जगह डेंजरस नहीं है और सब कुछ ठीक है। बैक रियन उसका सामना करता है और उस पर चिल्लाता है, उस पर हॉन्टेड मैंशन लाने और उसकी प्रॉब्लम्स की वजह बनने का इल्ज़ाम लगाता है। फैब्रिक स्ट्रीट में एक वेंडर शांति से जवाब देता है, उसे बताता है कि वो उसे नहीं बेचेगा। मर्चेंट उसके मुंह पर दुकान का दरवाज़ा बंद कर देता है, रिपीट करते हुए कि वो उसे कुछ नहीं बेच सकता, जैसे बैक रियन उससे कम सुनने की भीख मांगता है। मर्चेंट उसके चेहरे पर कुछ फेंकता है और उसे दूर जाने का ऑर्डर देता है। उसे एक कर्स्ड घोस्ट मैन बुलाता है। जैसे वो दूर जाता है, वो लोगों को अपने बारे में फुसफुसाते हुए सुनता है, फिर से सोचते हुए कि अफवाहें कितनी तेज़ी से फैलती हैं, और खुद को शांत करने की कोशिश करता है ताकि लोग ये ना सोचें कि हेवनली हीलर, उसका निकनेम, पागल हो गया है। अचानक वो किसी को दूसरे के लिए चिल्लाते हुए सुनता है कि उसे जाने दो। वो मुड़ता है और देखता है कि एक आदमी एक छोटे लड़के सेऊ को पकड़े हुए है जो उससे चिपका हुआ है। लड़का चिल्ला रहा है कि आदमी ने उसकी बहन को ठीक करने का वादा किया था। एक बूढ़ा आदमी, एल्डर, उनकी तरफ भागता है, लड़के को पुकारते हुए, सेऊ। लड़का एल्डर को एक्सप्लेन करता है कि इन वॉरियर्स ने उसे धोखा दिया, उसके पैसे ले लिए और उसकी बहन का इलाज नहीं किया। आदमी गुस्सा हो जाता है और सेऊ के चेहरे पर जोर से मुक्का मारता है, चिल्लाता है कि उसकी बहन होपलेस है और डॉक्टर्स ने भी उस पर उम्मीद छोड़ दी है। जब एल्डर पीटते हुए लड़के का नाम चिल्लाता है, बूढ़ा आदमी बीच में आता है, आदमियों के पहरावे को नोटिस करता है और उन्हें बैकहैम सेक्ट के मेंबर्स के रूप में पहचानता है। पूछता है कि वो एक बच्चे को ऐसे कैसे बुली कर सकते हैं। ग्रुप का हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर अपने सबॉर्डिनेट को मामले को चुपचाप हैंडल करने और ये इंश्योर करने का ऑर्डर देता है कि खबर सेक्ट लीडर तक ना पहुंचे। सबॉर्डिनेट, एक बड़ा आदमी, मुस्कुराता है, अपनी उंगलियां चटकाता है और एल्डर और लड़के से कहता है कि उन्हें पोलाइट होना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने उसे अपने हाथ फिर से खून से रंगने पर मजबूर कर दिया है। बड़ा आदमी मजाक में मुस्कुराता है। इससे पहले कि वो मूव कर सके, उसे बैक रियन से चेहरे पर एक अचानक पावरफुल किक पड़ती है। आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और बैकहैम सेक्ट का हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर दंग रह जाता है, चिल्लाता है और अटैकर की आइडेंटिटी जानना चाहता है। बैक रियन शांति से खड़ा होता है, एल्डर और लड़की की तरफ देखता है, फिर आदमी को जवाब देता है कि उसका नाम शायद अभी फेमस ना हो, लेकिन पूछे जाने पर जवाब देना पोलाइट होता है। वो कॉन्फिडेंटली खुद को इंट्रोड्यूस करता है, अनाउंस करता है कि वो बैक रियन है, हेवनली ब्लिस सेक्ट का लीडर। बैकहैम सेक्ट का सीनियर मेंबर गुस्से से चिल्लाता है, सवाल करता है कि एक अनजान सेक्ट बैकहैम सेक्ट के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे करता है। सीनियर आदमी अटैक करने के लिए दौड़ता है,
बैकरियन एक तेज़ और पावरफुल अटैक के साथ काउंटर करता है। उसके हाथ पर निशाना लगाते हुए वो अपने गिरे हुए ओपोनेंट्स के ऊपर खड़ा होता है। कूली कमेंट करता है कि लोगों को उनके सेक्ट के नाम पर जज करना अच्छी आदत नहीं है। वो ऐड करता है कि ये करना तब और भी बुरा है जब वो अपने ओपोनेंट की स्किल भी नहीं जानते। एक और आदमी गुस्सा हो जाता है और अटैक लॉन्च करता है, धमकियां चिल्लाता है और पूछता है कि क्या बैकरियन बैकहैम सेक्ट का विरोध करने की हिम्मत करता है, और पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि इसका मतलब क्या है। बैकरियन स्किलफुली अटैक डॉज करता है और उसके चेहरे पर काउंटर पंच मारता है, बस जवाब देता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। उसे नीचे गिराने के बाद स्क्वाड लीडर को कुछ रियलाइज होता है, बड़बड़ाते हुए और सोचते हुए कि क्या मोरेम अलायंस की ब्लू स्काई यूनिट का फॉर्मर ग्रेट मास्टर वही है जिसने हॉन्टेड मैंशन खरीदा था। बैकरियन परेशानी में अपना हाथ अपने चेहरे पर रखता है। जैसे ही दंग रह गया आदमी पूछता है कि क्या वो वही है। वो मन ही मन बड़बड़ाता है, सोचते हुए कि ये बेवकूफ़ाना अफवाह कहाँ तक फैल गई है। वो शिकायत करता है कि इस अफवाह की वजह से उसे यूनिफॉर्म भी नहीं मिल पाई। इसे अनोइंग डिस्क्राइब करता है। फिर वो बैकहैम मेंबर की तरफ मुड़ता है, डिमांड करता है कि वो उसकी पीठ पीछे बकबक करना बंद करे और इसके बजाय फाइट में उसका सामना करे। आदमी इसे बैकहैम सेट के लिए पब्लिक चैलेंज मानता है, उस पर अटैक करने के लिए हवा में कूदता है और कसम खाता है कि वो अपने एरोगेंस पर पछताएगा। दोनों के बीच एक फियर्स फाइट शुरू हो जाती है। उनके क्लैश की ताकत से जमीन टूट जाती है। बैकरियन अपने अपोनेंट के तेज अटैक्स पर डॉज करता है। एक और शख्स पीछे से उस पर स्नीक अप करने की कोशिश करता है। बैकरियन फिनिशिंग ब्लोज देने से पहले उनके स्ट्राइक्स ब्लॉक करता है। बैकहैम सेट के मेंबर जमीन पर गिर जाते हैं, हारे हुए। जैसे ही आदमी शॉक में जमीन पर लेटा होता है, बैकरियन उसे कहता है कि अगर उसे चैलेंज चाहिए था तो उसे मिल गया। वो मैंशन में मिली बड़ी तलवार पकड़ता है, उसकी आंखें चमक रही होती हैं, और आदमी को इनवाइट करता है कि अगर उसे फाइट चाहिए तो वो कभी भी हेवनली ब्लिस सेक्ट में आकर उसे ढूंढ ले। वो सजेस्ट करता है कि वो चुपचाप चला जाए, वरना वो कुछ और बुरा देखेगा। बैकहम सेक्ट के मेंबर्स भाग जाते हैं, बदले की कसम खाते हुए। बैकरियन एल्डर और लड़के सऊ की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, और लड़का उसे वॉरियर बुलाता है। सऊ एक्साइटेडली उठता है, बैकरियन को याद दिलाता है कि वो यूनिफॉर्म ढूंढ रहा है और अनाउंस करता है कि उसकी बहन कपड़े बनाने में बहुत स्किल्ड है। वो अचानक उसके सामने गहराई से झुकता है, उससे अपनी बहन को बचाने की भीख मांगता है। बैकरियन शर्मिंदा होता है और उसे कहता है कि इसके लिए उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, जबकि ब्लू सिस्टम विंडो उसके बगल में दिखाई देती है। विंडो एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की डिस्कवरी अनाउंस करती है और ये कि टारगेट की रेटिंग रैंक 3 है। जबकि लड़का उम्मीद से मुस्कुराता है, बैकरियन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है और वो मुस्कुराता है, सोचते हुए कि रैंक 3 प्रॉमिसिंग लग रहा है, और लड़के से इसके बारे में और बताने के लिए कहता है। सऊ एक्सप्लेन करना शुरू करता है जैसे वो चलते हैं, बताता है कि उनके पेरेंट्स पिछले साल मर गए, सिर्फ वो और उसकी बहन बचे हैं। वो कंटिन्यू करता है कि उसकी बहन हैंडीक्राफ्ट्स में स्किल्ड है, इसलिए वो मैनेज कर पाई, लेकिन हाल ही में वो एक बीमारी से बीमार पड़ गई जो उसके लिम्स को जमा देती है। बैकरियन इस अजीब बीमारी के बारे में सोचता है। वो एल्डर से उनके साथ रिश्ते के बारे में पूछता है। एल्डर एक्सप्लेन करता है कि वो अगले गांव में एक छोटी फैब्रिक शॉप चलाता है और वो लड़के की बहन को कुछ काम देता था, लेकिन वो चिंतित हो गया जब उसका उससे कॉन्टैक्ट टूट गया। सऊ बैकरियन और एल्डर को अपने घर ले जाता है, उनके आने की अनाउंसमेंट करता है। वो एक टूटी हुई झोपड़ी में एंटर करते हैं, जिससे बैकरियन सीक्रेटली उम्मीद करता है कि जगह उन पर ना गिर जाए। सऊ अपनी बहन को पुकारते हुए अंदर भागता है, एक्साइटेडली उसे बताता है कि वो उसे बचाने के लिए एक गोस्ट स्लेइंग वॉरियर लाया है। बैकरियन इस एग्जैजरेटेड डिस्क्रिप्शन को करेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक रुक जाता है जब वो हाथों को बिना नुकसान पहुंचे तेजी से जलती आग की तरफ बढ़ते हुए देखने का शॉकिंग मंजर देखता है। एक लड़की आग के सामने शांति से बैठी दिखाई देती है और न्यू कमर से पूछती है कि वो कौन है। वो हैरानी से नोटिस करता है कि लड़की सऊ अपने लिम्स सीधे आग में डाल रही है बिना जले, और रियलाइज करता है कि उसकी कंडीशन उससे कहीं ज़्यादा खराब है जो उसने इमेजिन किया था। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके लिम्स में आग और कोल्ड एनर्जी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। बैकरियन अनुमान लगाता है कि ये यिन पर बेस्ड इंटरनल एनर्जी होने का साइड इफेक्ट हो सकता है। वो आगे बढ़ता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसे बताता है कि वो उसके भाई की रिक्वेस्ट पर उसे बचाने आया है। वो उससे पूछता है कि क्या आग से दर्द नहीं होता, और सोहुआ कंफर्म करती है कि नहीं होता, समझाते हुए कि अगर वो ये नहीं करेगी तो उसके लिम्स को सीवियर फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। एल्डर अपनी चिंता एक्सप्रेस करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने उनसे कॉन्टैक्ट क्यों तोड़ दिया, और वो माफ़ी मांगती है, पॉइंट आउट करते हुए कि उसकी बॉडी इस अजीब स्टेट में आ गई है। बेयात्री यॉन एक मोमेंट के लिए उसकी पल्स चेक करने की परमिशन मांगता है ताकि अपने सस्पिशंस कंफर्म कर सके। वो मान जाती है और उसे जल्दी करने को कहती है। पल्स चेक करते वक्त सिस्टम उसे वार्न करता है कि वो एक्सेस यिन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और ये सिचुएशन डेंजरस है। वो सिस्टम को साइलेंट रहने का ऑर्डर देता है, जिससे सोहुआ पजल हो जाती है क्योंकि उसे कुछ नहीं दिखता। सिस्टम कंफर्म करता है कि एक्सेस यिन एनर्जी ने उसकी बॉडी पर इन्वेड कर लिया है। वो अनाउंस करता है कि वो समझ गया है और उसकी कंडीशन को एक्सट्रीम यिन कॉन्स्टिट्यूशन डायग्नोस करता है, जो एक रेयर कंडीशन है जिसकी वजह से उसकी बॉडी कंटिन्यूअसली सराउंडिंग से यिन एनर्जी गैदर और स्टोर करती रहती है। वो मेंशन करता है कि सोड क्वीन, जो सोड पवेलियन की मिस्ट्रेस है और 10 सेलेस्टियल्स में से एक है, उसके पास भी यही सेम ट्रेट है।
सोहुआ कमेंट करती है कि वो उसे नहीं जानती, लेकिन वो एक अमेजिंग पर्सन लगती है। यॉन समझाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक ब्लेसिंग है, लेकिन उसके केस में उसने बहुत ज़्यादा यिन एब्जॉर्ब कर लिया है और बैलेंस करने के लिए उसमें यांग एनर्जी की बहुत कमी है। फिर वो शॉकिंग न्यूज़ देता है, अगर ये चलता रहा तो वो 3 महीने के अंदर मर जाएगी, कुछ ऐसा जो उसने शायद खुद भी फील किया था। वो सैड होकर कंफर्म करती है कि उसने ये एक्सपेक्ट किया था और पूछती है कि क्या कोई क्योर है। जब सीवू गुस्से में फट पड़ता है और उस पर बाकी लोगों की तरह फ्रॉड होने का इल्ज़ाम लगाता है, तो यॉन एल्डर को अश्योर करता है कि सिर्फ नरिशमेंट देना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इससे चीज़ें और भी खराब हो जाएंगी। वो सोचता है कि ये है कि यांग एनर्जी रिस्टोर करने का कोई स्टेबल तरीका ढूंढा जाए। सिस्टम उसे एक सोल्यूशन ऑफर करता है, एसेंस क्वेस्ट कंप्लीट करो ताकि एसेंस मिल सके, जिसका यूज सेक्ट मेंबर्स की रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए किया जा सके। विंडो समझाती है कि माइनर हीलिंग, जिसकी कॉस्ट 50 एसेंस है, हेल्थ और इंटरनल एनर्जी की रिकवरी बढ़ा देती है। फिर एक नया चैलेंज क्वेस्ट अपीयर होता है, पहला डिसाइपल सिक्योर करो, जिसका रिवॉर्ड 50 एसेंस है। यॉन को अपने सामने एक अपॉर्चुनिटी दिखती है जहां वो सोहुआ को क्योर भी कर सकता है और साथ ही एक डिसाइपल भी गेन कर सकता है, यानी एक तीर से 2 निशाने। वो एक्साइटेड होकर उनकी तरफ मुड़ता है और अनाउंस करता है कि उसे शायद एक रास्ता मिल गया है। वो सीधे सोहुआ से बात करता है और उसे हेवनली ब्लिस सेक्ट में अपनी डिसाइपल बनने का ऑफर देता है। सोहुआ इस सडन ऑफर पर शॉक दिखाती है और उससे पूछती है कि उसका उसे डिसाइपल बनने का क्या मतलब है। वो बस उसे इस बार उस पर कस्ट करने को कहता है। वो अपनी हेजिटेशन एक्सप्रेस करती है, समझाते हुए कि उसने पहले कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी है और ये रिक्वेस्ट बहुत सडन है। वो याद करती है कि कैसे मार्शल आर्टिस्ट्स राइचसनेस और ऑनर की बातें करते हैं, लेकिन वो सच में मानती है कि उन्हें सिर्फ अपने इंटरेस्ट की फिक्र होती है। वो याद करती है कि कैसे वो मदद करने का नाटक करते हैं, लेकिन एंड में वो सिर्फ अपना भला देखते हैं, और कैसे उसके पेरेंट्स उनकी एक बैटल के बीच फंसकर मारे गए थे। उसे डर है कि ये आदमी भी उन्हीं की तरह हो सकता है, मदद का नाटक करके बाद में उसे छोड़ देगा। और वो हैरान होती है कि वो क्यों चाहता है कि वो उन मार्शल आर्टिस्ट में से एक बने जिनसे वो नफरत करती है। अचानक उसका ध्यान बैकरी यिन के हाथ पर जाता है, जो उसकी यिन एनर्जी को छूने की वजह से फ्रॉस्ट बिटन हो गया था जब उसने पल्स चेक की थी। वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसे कहता है कि उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक ये उसे ठीक करने का रास्ता है। वो उसके रिएक्शन से स्टन रह जाती है और अपने आप से सवाल करती है कि क्या ये आदमी दूसरों से अलग है। वो एक ठंडी सांस लेती है और डिसाइड करती है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, और अगर ये उसकी बॉडी को ठीक करने का रास्ता है तो वो उस पर एक आखिरी बार ट्रस्ट करेगी और उसके रिक्वेस्ट मान लेती है। जैसे ही सोहवा अग्री करती है, सिस्टम, जो सिर्फ यन देख सकता है, चैलेंज क्वेस्ट पहला डिसाइपल सिक्योर करो कंप्लीट होने का अनाउंसमेंट करता है और बताता है कि उसने 50 एसेंस गेन कर लिए हैं। ये उसके हाथ पर फ्रॉस्ट बाइट को भी डिटेक्ट करता है। तुरंत वो एसेंस का यूज करके माइनर हीलिंग एक्टिवेट करता है। सोहवा रोशनी के एक हेलो से घिर जाती है और अपने हाथों में एक सरप्राइजिंग गर्माहट फैलती हुई महसूस करती है। यन मुस्कुराता है, ये रियलाइज करते हुए कि सिस्टम काम कर रहा है, जबकि सिस्टम हीलिंग के एडेप्टेशन और एनर्जी के कॉन्सेंट्रेशन का अनाउंसमेंट करता है। उसका इंटरनल एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है। वो खुद भी हीलिंग इफेक्ट महसूस करता है, नोटिस करते हुए कि उसकी अपनी यांग एनर्जी, जो ठंड से डैमेज हो गई थी, वापस आने लगी है। सिस्टम कंफर्म करता है कि सेक्ट मेंबर यन की यांग एनर्जी रिकवर हो रही है। सोहवा डिसबिलीफ में अपने लिम्स को देखती है और अनाउंस करती है कि उसके हाथ और पैर पूरी तरह ठीक हो गए हैं। सीवू अपनी बहन को गले लगाने के लिए भागता है, जबकि बुद्धा एल्डर हैरानी में बैकरी यन से पूछता है कि क्या उसने इंटरनल एनर्जी हीलिंग का यूज किया, जिस पर वो एक वेग सा जवाब देता है कि ये कुछ वैसा ही था। अचानक एल्डर जोर से हंसते हैं। वो अपनी बड़ी एडमिरेशन एक्सप्रेस करते हुए कहते हैं कि जो उन्होंने देखा वो एक मैग्निफिसेंट सीन था और यन बिल्कुल वैसा ही आदमी है जिसे वो पसंद करते हैं, और ऐड करते हैं कि अब वो समझ गए हैं कि मुरिम अलायंस के लीडर इसकी इतनी वैल्यू क्यों करते हैं। यन हैरान होता है और सोचता है कि ये एल्डर अलायंस लीडर को कैसे जानते हैं। एल्डर रियलाइज करते हैं कि वो अपना सही इंट्रो देना भूल गए थे और अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करते हैं। वो च्योन गमयांग है, ह्वांगरियोंग ट्रेडिंग कंपनी के मास्टर, जिन्हें मास्टर ह्वांगरियोंग के नाम से भी जाना जाता है। इस बीच बैक्यून सेक्ट के हेडक्वार्टर्स में लीडर अपने उन आदमियों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यन से हार गए थे। उनसे पूछ रहा है कि उन्होंने एक नए बने सेक्ट को उन्हें इस तरह ह्यूमिलिएट कैसे करने दिया। सीन दिखाता है कि उस आदमी को, जो हाईएस्ट रैंक का था, ब्रूटली पनिश किया जा रहा है और वो दर्द में चीख रहा है। लीडर कोडली उससे पूछता है कि क्या उसे दर्द हो रहा है और उसे कहता है कि ये दर्द उस रिडिक्यूल के सामने कुछ भी नहीं है जो वो खुद दुनिया से फेस करेगा। फिर वो अपने आदमियों को उन्हें पनिशमेंट रूम में घसीटने का ऑर्डर देता है, उनकी डेस्परेट प्लीज को इग्नोर करते हुए। बैक्यून सेक्ट के हेडक्वार्टर्स में हारा हुआ सबॉर्डिनेट अपने लीडर सीओ यूहियन से एक और मौका देने की भीख मांगता है। लीडर उस प्ली को इग्नोर कर देता है और हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के बैकरी यन के बारे में सोचने लगता है। वो डिसाइड करता है कि उसे उसके लिए एक ग्रैंड वेलकमिंग पार्टी प्रिपेयर करनी होगी। वापस हट में बैकरी यन उस बुद्ध आदमी की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में सोच रहा है जिससे वो मिला था। वो उसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या वो सच में येलो ड्रैगन चेंबर ह्वांगरियोंग के हेड हैं। बुद्धा आदमी च्योनगम यांग हंसता है और अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करता है। यन सोचता है कि वो जानता था कि ये आदमी ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल होंगे।
सुहवा गमयांग से उनका स्टेटस ना पहचानने के लिए माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो जेंटली उसे रियश्योर करते हैं कि इसमें माफ़ी की कोई बात नहीं है। फिर वो अपना ध्यान बैकरी यन की तरफ मोड़ते हैं और उसे येलो ड्रैगन चेंबर ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे वो सारी सपोर्ट देंगी जिसकी उसे ज़रूरत है। येन इस ऑफर की मैग्नीट्यूड को समझता है। येलो ड्रैगन चेंबर एक मैसिव मर्चेंट गिल्ड है जो रॉयल फैमिली को क्लोथिंग और सिल्क सप्लाई करती है। सिस्टम उसे एक पोटेंशियल ग्रेड ए बिजनेस पार्टनर के रूप में रेट करता है। वो जानता है कि टॉप मार्शल आर्ट्स मास्टर्स उनसे जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि ग्यूम यांग का एक सिंगल वर्ड मुरिम अलायंस और डेमोनिक यूनियन के बीच के बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है। हालांकि ये एक बड़ा मौका है, पर वो डिसाइड करता है कि ये वो फ्यूचर नहीं है जो वो ढूंढ रहा है। इसलिए वो ऑफर के लिए अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करता है, पर उसे डिक्लाइन करने पर मजबूर है। वो मुस्कुराते हुए समझाता है कि उसने अभी अभी अपना पहला डिसाइपल एक्सेप्ट किया है। ग्यूम यांग गुस्से में आ जाते हैं, हैरान होते हुए कि कोई उनका ऑफर रिजेक्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकता है जब वो येलो ड्रैगन चेंबर के हेड हैं। येन अपने रिफ्यूज़ल को कंफर्म करता है, लेकिन एक काउंटर ऑफर देता है कि ग्यूम यांग उसे चेंबर के साथ ट्रेड करने का एक मौका दें। बदले में वो प्रॉमिस करता है कि वो येलो ड्रैगन चेंबर को वो फेम दिलवाएगा जिसका वो हकदार है। ग्यूम यांग उसकी एरोगेंस से गुस्सा होते हैं, ये सोचते हुए कि एक नोबडी उन्हें फेम कैसे दिला सकता है। येन कॉन्फिडेंटली अपना ऑफर समझाता है कि 10 साल के अंदर वो एक ऐसा सेक्ट खड़ा कर देगा जो 9 राइचियस सेक्ट्स और 7 डेमोनिक गेट्स के बराबर खड़ा होगा, और पूछता है क्या ये एक फेयर ट्रेड नहीं होगा। ग्यूम यांग इस क्लेम को absurd बताते हैं, खासकर एक ऐसे सेक्ट से जिसने अभी तक अपनी फाउंडिंग सेरेमनी भी नहीं की है। येन कामली इंसिस्ट करता है कि ऐसा ही होगा। ग्यूम यांग अचानक जोर से हंसने लगते हैं, एडमिट करते हुए कि येन में बोल्ड क्लेम्स करने की हिम्मत है। येन ऐड करता है कि जो फेम उसने प्रॉमिस की है वो पर्सनली ग्यूम यांग के लिए नहीं है, जिससे वो पजल हो जाते हैं। वो अपना प्लान रिवील करता है। वो येलो ड्रैगन चेंबर के फ्यूचर के साथ डील करना चाहता है और ग्यूम यांग से कहता है कि वो उसे अपने डिसाइपल से इंट्रोड्यूस करवाएं। थोड़ी देर सोचने के बाद ग्यूम यांग मान जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो अपने डिसाइपल को जल्द ही उसके सेक्ट भेजेंगे और ट्रेड करने का डिसीजन डिसाइपल का खुद का होगा। लेकिन ग्यूम यांग उसे वार्न करते हैं कि अगर उसके सेक्ट ने डिसअपॉइंटमेंट का कोई भी साइन दिखाया तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। येन कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। ग्यूम यांग डिक्लेयर करते हैं कि मैटर सेटल हो गया है। अचानक वो चिल्लाते हैं और सिल्क लाने का ऑर्डर देते हैं। सीन बाहर शिफ्ट होता है, जहां हट के बाहर लोगों का एक ग्रुप दिखता है जो सामान से लदी एक गाड़ी के साथ खड़े हैं और सर्वेंट्स ग्यूम यांग को जमीन पर झुककर ग्रीट करते हैं। च्योन ग्यूम यांग मास्टर वांग बैकरी येन को सिल्क का एक बड़ा ढेर प्रेजेंट करते हैं और उसे कहते हैं कि वो इसे एक डिपॉजिट और उसकी एंटरटेनिंग प्रपोजल के लिए अप्रिसिएशन की गिफ्ट के रूप में एक्सेप्ट करे। ये जेनरोसिटी सोहुआ और सीवो को इम्प्रेस कर देती है। बैकरी येन गिफ्ट को थैंकफुली एक्सेप्ट करता है और सोचता है कि ग्यूम यांग और उनके आदमी कितने पावरफुल हैं, एडमिट करते हुए कि वो ट्रू मास्टर्स हैं। जैसे ही ग्यूम यांग निकलते हैं, वो बैकरी येन की एरोगेंस और उसके इस क्लेम के बारे में सोचते हैं कि वो उन्हें फेम दिलवाएगा, और वो नोट करते हैं कि ये एरोगेंस उन्हें किसी और की याद दिलाती है जो बिल्कुल उसके जैसा है। वो अपने एक आदमी को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि क्योंकि वो पहले से ही बाहर हैं, वो एक पुराने दोस्त से मिलना चाहेंगे और उन्हें डेमोनिक यूनियन की तरफ बढ़ने का ऑर्डर देते हैं। वो मुस्कुराते हैं, ये कहते हुए कि यूनियन के लीडर के साथ ड्रिंक किए हुए काफ़ी वक्त हो गया है। वापस येन के सेक्ट हेडक्वार्टर्स में, जो अब साफ और सुंदर है, सुहुआ उससे पूछती है कि उसे नया रोब कैसा लगा जो उसने खुद बनाया है। वो एंथुजियास्टिकली रिप्लाई करता है कि उसे रोब बहुत पसंद आया और ये परफेक्ट है। वो एक मैग्निफिसेंट रोब पहने हुए दिखता है और सिस्टम एक मैसेज डिस्प्ले करता है कि ये एक हेवनली सिल्क रोब है जिसने उसकी डिग्निटी और सोहुआ अपनी खुशी एक्सप्रेस करती है कि उसे रोब पसंद आया और माफ़ी मांगती है, ये कहते हुए कि इतने फाइन सिल्क के साथ काम करने का उसका ये पहला मौका था। येन कमेंट करता है कि नए रोब में मूव करना कितना कंफर्टेबल है, जबकि सी वू उन्हें एडमिरेशन के साथ देखता है। अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है, अनाउंसमेंट करते हुए कि उसने एक्सेप्शनल क्वालिटी का एक गारमेंट क्रिएट किया है और उसे अपना रिवॉर्ड चुनने को कहती है। वो एक रिवॉर्ड विंडो देखता है जो एडवांस हीलिंग टेक्निक, एलिक्सिर ऑफ सुपीरियर टैलेंट या यूनिक ट्रेट अनलॉक करने का ऑफर दे रही है। ये सोचते हुए कि टेक्निक और एलिक्सिर अच्छे लग रहे हैं, वो पहले यूनिक ट्रेट अनलॉक करने का डिसाइड करता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि वो अब अपने डिसाइपल के ट्रेट्स अनलॉक कर सकता है। सोहुआ की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने वाली एक विंडो आती है। 17 साल की उम्र उसे एक्सट्रीम यिन बॉडी के साथ पैदा हुई बताती है और मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उसके पास एक्सेप्शनल पोटेंशियल है, लेकिन इनएक्टिविटी की वजह से स्टैमिना की कमी है। सिस्टम अवेलेबल ट्रेड्स दिखाता है, डिलीजेंस, हार्डशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि एक वार्निंग आती है कि डिसाइपल की इंटरनल एनर्जी इनसफिशिएंट है और ट्रेड्स अनलॉक करना फिलहाल अनअवेलेबल है। येन गुस्से में सोचता है कि वो उनमें से किसी को क्यों नहीं चुन सकता। सिस्टम समझाता है कि ट्रेड्स अनलॉक होने के लिए डिसाइपल को ग्रो और लेवल अप करना होगा। येन इसे अनफेयर बताता है। वो डिसाइड करता है कि उसके पास सोहुआ की ग्रोथ में मदद करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है ताकि ट्रेड्स अनलॉक हो सके। वो उसकी तरफ मुड़ता है और अनाउंस करता है कि अब प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू करने का वक्त आ गया है। सोहुआ नर्वस महसूस करती है, सोच रही है कि क्या वो मार्शल आर्ट्स में अच्छी होगी और उसे गलती करने का डर है।
वो याद करती है कि उसने पहले उससे क्या कहा था, जब उसने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा और वो उसे ठीक कर सकता है और बदलने में मदद कर सकता है। वो अपनी हिम्मत जुटाती है, उस पर ट्रस्ट करने का डिसाइड करती है और ईगरली पूछती है कि पहली टेक्निक वो क्या सीखेगी। वो उसे बताता है कि उसकी पहली ट्रेनिंग हॉर्स स्टांस है, जिसे राइडर स्टांस भी कहा जाता है। वो विजिबली डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव एक्सपेक्ट कर रही थी। वो उसे समझाता है कि उसकी कमज़ोर स्टैमिना बढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छी बेसिक एक्सरसाइज है और उसे कहती है कि अभी के लिए अपना फोकस बॉडी स्ट्रेंथनिंग पर रखे। वो उसे पूछती है कि उसे कब तक इस पोजीशन में रहना चाहिए। वो मुस्कुराता है और कहता है कि गोल लगभग 1 घंटा है, फिर उस पर स्टार्ट करने के लिए चिल्लाता है। वो डिटर्मिन्ड लेकिन हेजिटेंट लगती है। वो अपने डाउट्स एक्सप्रेस करती है, ये कहते हुए कि उसने पहले ऐसा कुछ कभी नहीं किया, और पूछती है कि क्या वो सच में मार्शल आर्ट सीख सकती है। वो उसे रीअश्योर करता है, उसे याद दिलाते हुए कि उसके पास एक्सट्रीम यिन बॉडी है। वो समझाता है कि उसकी बॉडी नेचुरली इंटरनल एनर्जी गैदर करती है और भले ही ये यिन एनर्जी है, एक बार कोर बन जाने पर यह स्टेबलाइज हो जाएगी। वो मन ही मन खुशी से सोचता है कि वो एक हेवनली टैलेंट है जिसे वो कभी नहीं छोड़ सकता। सीवू पैनिक की स्टेट में उसकी तरफ भागते हुए आता है और उसे एक सील लेटर देता है, बताते हुए कि ये बाइकुन सेक्ट से है। सीवू चिंता में पूछता है कि क्या यन उनके लीडर को जानता है। वो लेटर रिसीव करता है, रियलाइज करते हुए कि ये उन आदमियों के बारे में है जिन्हें उसने पिछले दिन हराया था, जबकि सीवू उन्हें कर्स करता रहता है और स्काउंडर्स बुलाता है। लेटर पढ़ने पर उसे पता चलता है कि ये एक इन्विटेशन है जो उसके नए सेक्ट हेवनली ब्लिस सेक्ट को एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया है। सीवू समझाता है कि बाइकुन सेक्ट इस रीजन की डोमिनेंट फोर्स है और उनका लीडर अपने बैड टेम्पर और फ्रेंडली ड्यूल्स के बहाने कमजोर सेक्ट्स को खत्म करने के लिए बदनाम है। उसे ये अजीब लगता है कि इतने बड़े स्टैचर का लीडर उन जैसे एक डिसऑनरेबल सेक्ट को टारगेट करेगा। यन इस इंसल्ट से अनॉयड होता है और पूछता है कि क्या उसका मतलब उसके सेक्ट की बेइज्जती करना है, और सीबू तुरंत पीछे हट जाता है, इंसिस्ट करते हुए कि ये एक गलतफहमी थी। बैकरी यन मुस्कुराता है, समझते हुए कि लीडर का गोल एक उभरते हुए सेक्ट को ह्यूमिलिएट करना है, और उसे ये अम्यूजिंग लगता है। वो डिक्लेयर करता है कि अपने सेक्ट का नाम फैलाने के लिए ये एक परफेक्ट मौका है। उसकी डिसाइपल सोहुआ अपनी चिंता एक्सप्रेस करती है, पॉइंट आउट करते हुए कि वो सिर्फ 2 लोग हैं और वो शायद उसे पीछे खींचेंगे। वो उसे ये कहकर सरप्राइज कर देता है कि टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करेगी और वो भी अकेले। जब वो इन वर्ड्स को प्रोसेस करती है तो वो डर के मारे चीखती है कि क्या वो अकेले लड़ेगी। उस रात बाद में सोहुआ थकी हारी फर्श पर लेटी है, कंप्लेन करते हुए कि उसका स्टैमिना कम हो गया है, और हैरान होती है कि उसे हॉर्स स्टैंस की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस क्यों करवाई जा रही है। उसने पूरे दिन सोर्ड की प्रैक्टिस नहीं की और सिर्फ बेसिक कटिंग मोशन सीखे हैं जो बच्चे करते हैं। उसकी एंग्जाइटी बढ़ रही है क्योंकि टूर्नामेंट में 2 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है। वो सीरियसली सोचती है कि उसका सेक्ट लीडर क्या सोच रहा है। वो याद करती है कि कैसे उसने मुस्कुराते हुए उसे रीअश्योर किया था और चिंता ना करने को कहा था। इसीलिए वो तुरंत उठने का डिसाइड करती है ताकि उसे जाकर पूछ सके। वो उसे उसके कमरे में जागा हुआ पाती है, एक कपड़ा सीते हुए और अपने आप से बड़बड़ाते हुए कि ये उसकी सोच से ज्यादा मुश्किल है। वो नोटिस करती है कि वो फिर से अपने आप से बात कर रहा है। उसी मोमेंट पर सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि उसने खुद को जो 23rd वूंड दिया था उससे ब्लीडिंग शुरू हो गई है, और वो गुस्से में सिस्टम को चुप रहने को कहता है। वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसे देखती है। यन अपने आप में सोचता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सोहुआ जल्द ही हॉर्स स्टैंस ट्रेनिंग पर डाउट करने लगेगी और उसे सोहुआ के आने से पहले उसके ट्रेनिंग रोप्स जल्दी फिनिश करने होंगे। वो कंप्लीटेड रोप को ऊपर उठाता है, उम्मीद करते हुए कि उसे ये पसंद आएगा। वो इस बात से मूव हो जाती है कि वो उसके लिए क्या कर रहा है और साइलेंटली अपने कमरे में वापस चली जाती है। अचानक सिस्टम अनाउंस करता है कि सोहुआ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेट ब्लॉसम होने वाला है। यन इस सडन नोटिफिकेशन से सरप्राइज हो जाता है। बैकुन सेक्ट द्वारा होस्ट किए गए टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। रजिस्ट्रेशन टेबल पर कुछ ऑफिशियल्स बड़बड़ा रहे हैं, हैरान होते हुए कि फ्रेंडली मैच अचानक टूर्नामेंट कैसे बन गया, और एक पॉइंट आउट करता है कि उनके आदमियों की हेवनली ब्लिस सेक्ट से हारने की रूमर पहले ही फैल चुकी है। वो रियलाइज करते हैं कि लीडर टूर्नामेंट का यूज दूसरे सेक्ट्स के सामने उन्हें एक एग्जाम्पल बनाने के लिए और बैकुन सेक्ट को चैलेंज करने के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने के लिए करना चाहते हैं। एक ऑफिशियल मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराता है, कहता है कि इन स्ट्रेंजर्स ने गलत लड़ाई मोल ले ली, फिर हैरानी में ऊपर देखता है। वो बैकरी यन और सोहुआ को अपने सामने खड़ा देखता है। वो कामली उससे पूछती है कि कहाँ साइन करना है। स्टंट ऑफिशियल उसे जवाब देता है। जब वो साइन करती है वो उसे देखता है और अपने आप में सोचता है, हैरान होते हुए कि क्या ये सेक्ट अपने मेंबर्स को लुक्स के बेसिस पर हायर करता है, कमेंट करते हुए वो कितनी क्यूट है। रजिस्ट्रेशन डेस्क का ऑफिशियल उसके कपड़ों पर एक सार्कास्टिक कमेंट करता है, जिससे यन को गुस्सा आता है। बाद में सेक्ट हेडक्वार्टर्स में बैकरी यन अपनी डिसाइपल से नए रोप पर उसकी ओपिनियन पूछता है, और भले ही वो एडमिट करता है कि उसकी सोइंग परफेक्ट नहीं है, वो उसके साथ अपनी बहुत ज़्यादा खुशी एक्सप्रेस करती है। टूर्नामेंट अरीना में बैकुन सेक्ट के लीडर सीओ यूहियन व्हाइट स्वॉर्ड ड्यूलिंग टूर्नामेंट के शुरू होने का अनाउंसमेंट करते हैं, समझाते हुए कि इसका पर्पस राइचस सेक्ट्स के बीच दोस्ती बढ़ाना है। वो ऐड करते हैं कि ये उन न्यू बर्ड्स के लिए भी एक इवेंट है जो फ्यूचर को लीड करेंगे, इसीलिए उन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट रिवील किया है।
गिफ्ट खोला जाता है जो एक लेसर क्लैरिटी पिल होती है जो अटेंडीज को हैरान कर देती है। सिस्टम समझाता है कि ये एक रेयर एलिक्सर है जिसे वांग झाओ के लोगों ने रिफाइन किया है और इसे लेने से की और ब्लड मजबूत होता है और एनर्जी सेंटर एस्टैब्लिश करने में मदद मिलती है। सेओ यूहियन फिर अनाउंस करते हैं कि टूर्नामेंट के विनर को ये पिल मिलेगी जो क्राउड को एक्साइट कर देती है, जो उनकी जेनरोसिटी की तारीफ करते हैं। जैसे ही एक असिस्टेंट लीडर को इन्फॉर्म करता है कि ड्रॉ रेडी है, वो हल्का सा मुस्कुराता है, अपने आप में सोच रहा है और पार्टिसिपेंट्स को फूल्स बुला रहा है और इंसिस्ट करता है कि वो उन्हें फिर कभी अपने सेक्ट को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करने देगा। वो उन्हें पावर का बड़ा डिफरेंस दिखाने की कसम खाता है। इवेंट्स टूर्नामेंट एरिया 3 प्रिलिमिनरी राउंड की तरफ मूव करते हैं, जहां सोहुआ नर्वसली खड़ी है और सोच रही है कि क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। बैकरी रियन उसे रीअश्योर करता है, उसे अपनी ट्रेनिंग याद रखने को कहता है, जिस पर वो चिंता में जवाब देती है कि उसने सिर्फ हॉर्स स्टैंड्स किया है। वो उसे उस पर ट्रस्ट करने को कहता है क्योंकि उसने ही उसे ट्रेन किया है। वो उसे अश्योर करता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। वो कोशिश करने का डिसाइड करती है, भले ही वो पूरी तरह कन्विंस नहीं है। एरिया 3 में प्रिलिमिनरी राउंड शुरू होता है। वो अपना इंट्रोडक्शन हेवनली ब्लिस सेक्ट की सोहुआ के रूप में देती है और उसका अपोनेंट अपना इंट्रो ब्लू मून सेक्ट के 3rd जनरेशन डिसाइपल चूज सैम के रूप में देता है। वो उस पर मजाक उड़ाता है, नोट करते हुए कि ना सिर्फ उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, बल्कि वो ऐसी लग रही है जैसे उसने पहले कभी तलवार नहीं पकड़ी। वो नर्वसली एडमिट करती है कि वो सिर्फ 1 महीने से ट्रेनिंग कर रही है। अपोनेंट और ज्यादा सार्कास्टिक हो जाता है और उसे सबक सिखाने की कसम खाता है और रेफरी को स्टार्ट करने का सिग्नल देता है। वो बोल्डली अपनी जगह पर खड़ा रहता है, उसे अपनी पूरी ताकत से अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन एक ही मोमेंट में वो उसके पास पहुंचती है और एक नॉकआउट ब्लो डिलीवर करती है, जिससे वो ऑडियंस की हैरानी के बीच जमीन पर गिर जाता है और रेफरीज को भी यकीन नहीं होता कि मैच एक ही स्ट्राइक में डिसाइड हो गया। बैकरी रियन मुस्कुराता है, उसे याद दिलाते हुए कि उसने उसे उस पर ट्रस्ट करने को कहा था। स्टन रेफरी हेवनली ब्लिस सेक्ट की सोहुआ की विक्ट्री अनाउंस करता है। बैकरी रियन अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचता है, अपने आप को समझाते हुए कि पिछले 2 हफ्तों में उसने उसे एक मार्शल आर्टिस्ट की माइंडसेट सिखाई है। वो समझाता है कि किसी अपोनेंट को पूरी ताकत से मारना बिगिनर्स के लिए मुश्किल होता है, जो अपने अपोनेंट्स को चोट पहुंचाने से डरते हैं। वो अपना थॉट कंक्लूड करता है कि सोहुआ उनकी तरह नहीं है और वो अपनी फुल पावर यूज कर सकती है। वो एक्साइटेडली अपने लीडर की तरफ भागती है, अनाउंस करते हुए कि वो जीत गई। वो उसे देखता है, अपने मन में सोचते हुए कि उसे बिना किसी प्रॉब्लम के मैं राउंड्स पार कर लेने चाहिए। वो डिसाइड करता है कि उसे अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और अब उसे आसपास घूमकर देखना चाहिए कि क्या कोई और इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं। रेफरी व्हाइट सॉर्ड सेक्ट के जिन ग्वांग के नेक्स्ट मैच की अनाउंसमेंट करता है, जो उसका ध्यान खींचता है। वो देखता है जैसे जिन ग्वांग केजी से अपने अपोनेंट को हरा देता है, जो उससे रुकने की भीख मांगता है। हारा हुआ अपोनेंट अपनी हार मान लेता है, लेकिन सरेंडर को इग्नोर करते हुए जिन ग्वांग एक भयंकर रेड ऑरा के साथ अपनी तलवार उठाता है। वो अपने गिरे हुए अपोनेंट को एक ब्रूटल ब्लो मारता है, जो उससे रुकने के लिए चिल्लाता है। रेफरी बीच बचाव करता है, चिल्लाते हुए कि मैच पहले ही खत्म हो चुका है। जिन ग्वांग को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। वान इस सीन को डिस्गस्ट के साथ देखता है, ये नोट करते हुए कि जिन ग्वांग एक घटिया इंसान है, जो उन अपोनेंट्स के खिलाफ भी गंदी ट्रिक्स अपनाता है जिनसे वो क्लियरली बेहतर है। सो हुआ खुशी से उसकी तरफ भागती है, उसे बताते हुए कि वो मेन राउंड्स में पहुंच गई है। वो उसे एक्साइटेडली बताती है कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और आसानी से जीत गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उसे बताया था। अचानक उसे एक स्ट्रॉन्ग और अनकंफर्टेबल किलिंग इंटेंट फील होती है और वो रियलाइज करती है कि ये उस इंसान से आ रही है जिसे वान देख रहा है, जिन ग्वांग। वो उसे बताता है कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो वो लाइकली उसे मेन राउंड्स में फेस करेगी। कोई उन्हें इंटरप्ट करता है, उनकी प्रोग्रेस पर उन्हें कंग्रेचुलेट करता है और अपनी आइडेंटिटी व्हाइट सॉर्ड सेक्ट के लीडर सीओ यू फॉन के रूप में रिवील करता है, जो सोहुआ को शॉक कर देता है। वो पिछले दिन अपने डिसाइपल्स की बदतमीजी के लिए एक फेक माफी मांगता है। वान कोल्डली रिप्लाई करता है कि ये उसे परेशान नहीं करता, लेकिन सार्कास्टिकली ऐड करता है कि ऐसा लगता है लीडर के डिसाइपल्स को और ट्रेनिंग की जरूरत है। लीडर इंसल्ट को इग्नोर करता है और सोहुआ की तारीफ करता है, एक छोटी लड़की का मेन राउंड्स में पहुंचना वंडरफुल मानते हुए। लेकिन वो ऐड करता है कि ये अफसोस की बात है कि उसका नेक्स्ट अपोनेंट ओग्याम है और वो सिर्फ यहीं तक जा पाएगी। वो फिर उसके स्पेशल टैलेंट को पॉइंट आउट करते हुए उसे अपना सेक्ट ज्वाइन करने का ऑफर देता है। वान मॉकिंगली रिप्लाई करता है। उसकी पेंटिंग्स, जिसका मतलब उसका डिसाइपल है, के बारे में लीडर के काइंड वर्ड्स के लिए उसे थैंक यू बोलता है। वो ऐड करता है कि व्हाइट सॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल समवॉट, थोड़े बहुत यूजफुल लगते हैं। ये वर्ड समवॉट लीडर को गुस्सा दिला देता है, जो तुरंत अपने एक डिसाइपल वोंग बाल को बुलाता है। वो उसे ऑर्डर देता है कि वो वान और सोहुआ को उनके रूम्स तक एस्कॉर्ट करे और विश करता है कि वो बाकी के इवेंट को एंजॉय करें। वान रिप्लाई करता है कि अगर वो कर पाएं तो वो इसे एंजॉय करेंगे।
जैसे ही वो चलते हैं, वोंग बाल खुद को व्हाइट सॉर्ड सेक्ट के फर्स्ट सॉर्ड डिसाइपल के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। सिस्टम नोट करता है कि वो 21 साल का, एक एक्सेप्शनल मस्कुलर बिल्ड और नए मूवमेंट्स को जल्दी समझने और मास्टर करने का टैलेंट रखता है। वो उन्हें उस जगह की तरफ गाइड करता है जहां वो रुकने वाले हैं। अचानक वान वोंग बाल के शोल्डर और आर्म की मसल्स को फील करने लगता है। वो स्माइल करता है और उसकी अच्छी हाइट और बिल्ड के लिए उसकी तारीफ करता है, जिसकी वजह से वोंग बाल का चेहरा लाल हो जाता है जब वो ऑकवर्डली उसे थैंक यू बोलता है। वो जल्दी से गेस्ट रूम का डोर खोलता है और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहता है, फिर चला जाता है। सो हुआ थैंक यू बोलती है, फिर वान की तरफ घूमकर अपने नेक्स्ट अपोनेंट पर उसका ओपिनियन मांगती है, लेकिन इसके बजाय वो उसे उसका ओपिनियन पूछता है। वो उससे बात करना कंटिन्यू रखता है, एक स्माइल के साथ उसे बताता है कि वो उस लड़के वोंग बाल को उसके एक छोटे भाई जैसा मानता है, जो इस अचानक स्टेटमेंट से उसे बहुत ज़्यादा शॉक कर देता है। सीन पास्ट में फ्लैशबैक होता है, जहां व्हाइट सोर्ड सेक्ट का लीडर सीओ यूहान एक जवान आदमी से पूछताछ कर रहा है, उसका नाम पूछ रहा है, और वो यंग मैन कंफर्म करता है कि उसका नाम वोंग बाला है। लीडर उसकी उम्र के हिसाब से उसकी स्ट्रॉन्ग फिजिक और एक्सीलेंट मसल से इंप्रेस होता है और उसे बताता है कि उसमें टैलेंट है और वो व्हाइट सोर्ड सेक्ट का डिसाइपल बनेगा। वोंग बाल बड़े एंथुजियाज्म के साथ उसे थैंक यू बोलता है। बाद में एक ट्रेनिंग ड्यूअल के दौरान वो जिन ग्वांग नाम के एक और डिसाइपल से आसानी से हार जाता है। एक स्पेक्टेटर कमेंट करता है कि ये कितनी अमेजिंग बात है कि जिन ग्वांग ने अपने से 3 साल सीनियर डिसाइपल को हरा दिया। जमीन पर लेटा हुआ वोंग बाल जिन ग्वांग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग थी और ऐसी हार्सनेस की कोई ज़रूरत नहीं थी। लीडर अपना चेहरा मोड़ लेता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि उसे वोंग बाल के बारे में गलतफहमी हुई थी। वो जवान आदमी शॉक में देखता है जब लीडर डिक्लेयर करता है कि वो एक अच्छी बिल्ड वाले एम्प्टी शेल के अलावा कुछ नहीं था। वो उसे कोल्डली ऑर्डर देता है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी अपने यंगर कॉलीग्स के पीछे साफ सफाई करने में बिता दे। फ्लैशबैक खत्म होता है और वोंग बाल इस नाइटमेयर से चौंक कर उठ जाता है। वो अपने रूम में जिन ग्वांग को पकड़ सरप्राइज होता है, जो उसे बताता है कि वो उठ गया है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो टूर्नामेंट से पहले वार्म अप करने आया था। वोंग बाल माफी मांगने की कोशिश करता है, ये क्लेम करते हुए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जिन ग्वांग उसके बहाने पर मजाक उड़ाता है और इंसिस्ट करता है कि उसे उसकी अभी ज़रूरत है। वो मॉकिंगली ऐड करता है कि एक आदमी के रूप में जिसकी अकेली एसेट उसकी फिजिक है, उसे कम से कम ऐसे वक्त में खुद को यूजफुल बनाना चाहिए। वोंग बाल ना चाहते हुए भी मान जाता है। वो उसे जल्दी करने को कहता है। वो बस एक नाइट वार्म अप कर रहा है और चला जाता है, वोंग बाल को डिस्पेयर की हालत में छोड़कर। वापस टूर्नामेंट अरीना में रेफरी सेमीफाइनल मैच के शुरू होने की अनाउंसमेंट करता है। बेकरी वान को याद किया जाता है, जो सो हुआ को एक्सप्लेन कर रहा था कि उसका नेक्स्ट अपोनेंट ओजी आर्म है और उसका स्टाइल फैंटम स्वॉर्ड है। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि ये स्टाइल वेरिएशन से भरा है और इसे प्रेडिक्ट करना हार्ड है, लेकिन अगर इसे प्रिसाइजली एग्जीक्यूट ना किया जाए तो ये ह्यूज ओपनिंग्स छोड़ देता है। जब वो उससे पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो सजेस्ट करती है कि उसे ट्राई करना चाहिए कि वो डिसीव ना हो। वो उसे बताता है कि वो गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है और उसे वो करने को कहता है, कुछ स्पेसिफिक जो रिवील नहीं किया गया था, और अगर वो उस पर ट्रस्ट करती है तो उसकी जीत की गारंटी देता है। वो ईगरली मान जाती है। प्रेजेंट में यूरांग बेकरी वान को ज्वाइन करता है, सो हुआ के सेमीफाइनल्स तक पहुंचने पर अपनी अस्टॉनिशमेंट एक्सप्रेस करते हुए। वो उसे सिर्फ 1 महीने में इस अचीवमेंट पर कंग्रेचुलेट करता है। वान कॉन्फिडेंटली स्माइल करता है और उसे बताता है कि वो कल फाइनल्स जीतने के बाद कंग्रेचुलेशंस एक्सेप्ट करेगा, जो यूरांग को शॉक कर देता है, जो पूछता है कि क्या वो सीरियस है। रिंग में ओजीएम सो हुआ से बात करता है, ये कहते हुए कि वो उसे यहाँ तक आने का क्रेडिट देता है, लेकिन उसकी किस्मत यहीं खत्म होती है। वो उसे एक एरोगेंट स्माइल के साथ बताता है कि यहाँ हर कोई उसकी हार एक्सपेक्ट कर रहा है। वो एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ रिप्लाई करती है, उसे बताती है कि वो गलत है, क्योंकि कम से कम उसके सेक्ट लीडर ने कहा था कि वो जीतेगी। रेफरी ड्यूअल के शुरू होने की अनाउंसमेंट करता है और सो हुआ अपने अपोनेंट की तरफ भागती है, डिक्लेयर करते हुए कि वो आज का मैच जीतेगी। सो हुआ और उसके अपोनेंट ओजी फैंटम स्वॉर्ड के यूजर के बीच सेमीफाइनल मैच शुरू होता है। यूरांग ब्रोकर कमेंट करता है कि व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल के फंडामेंटल्स एक अलग ही लेवल पर लग रहे हैं। ओजी लाला 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 अपनी टेक्निक का यूज करके एक डिसेप्टिव अटैक लॉन्च करता है, उसका मजाक उड़ाते हुए और उससे पूछते हुए कि क्या वो इतनी जल्दी हार मान लेगी। उसे अपने लीडर बैकरी वान की इंस्ट्रक्शंस याद आती हैं कि अगर वो एक रियल और एक फैंटम अटैक के बीच डिस्टिंग्विश ना कर पाए तो उसे अपनी सेंटर लाइन को डिफेंड करना चाहिए। वो एक डिफेंसिव स्टैंस लेती है, लेकिन ओजी आर्म का अटैक उसके डिफेंस को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे पीछे धकेल देता है। वो ये देखकर सरप्राइज एक्सप्रेस करता है कि वो ब्लो को ब्लॉक करने में कामयाब रही। एडमिट करता है कि उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया, फिर अपनी एनर्जी का यूज करके सीरियसली अटैक करने की तैयारी करता है। वो एक और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फैंटम स्वॉर्ड अटैक अनलीश करता है, उस पर एक साथ कई एंगल से अटैक करता है। सीन बैकरी वान के इंस्ट्रक्शंस की तरफ फ्लैशबैक होता है, जहां उसने एक्सप्लेन किया था कि फैंटम स्वॉर्ड के यूजर्स डायरेक्ट कॉम्बैट में रिलेटिवली वीक होते हैं और अपना डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उसने उसे अश्योर किया था कि जब तक उसका वेपन उस तक पहुंच सकता है वो जीत सकती है।
प्रेजेंट में ओजियाम उसका मजाक उड़ाता है और वो रिप्लाई करती है कि उसने तो अभी बस शुरुआत की है। वो इल्यूजन्स को इग्नोर करती है और डायरेक्टली उसकी तरफ भागती है अपने लीडर की स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हुए। वो अपने फैंटम अटैक्स कंटिन्यू रखता है और एक रियल ब्लो डिलीवर करते हुए उसके बहुत ही ऑब्वियस मूव्स का मजाक उड़ाता है। वो स्ट्राइक्स को डॉज करती है लेकिन एक पावरफुल काउंटर अटैक से हिट हो जाती है। बेकरी वान सीरियसली देखता है जबकि यूरांग शॉक्ड लगता है। वो जमीन पर गिरती है और ओजियाम अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देता है। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है एग्जॉशन से हांफते हुए। वो कोल्डली उसे बताता है कि वो और ज़्यादा की उम्मीद कर रहा था लेकिन ऐसा लगता है उसके पास बस इतना ही है। वो स्ट्रगल करके अपने पैरों पर खड़ी होती है और चिल्लाती है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वो उसका मजाक उड़ाता है ये सोचते हुए कि जब वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती तो वो क्या कर सकती है। अचानक वो उसे डिटर्मिनेशन के साथ अपनी तरफ भागते हुए देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो नर्वस हो जाता है और उसे ये रेडिकुलस लगता है। वो डिक्लेयर करती है कि ये एक ब्लो इसे खत्म कर देगा। वो बेसिक अल्टीमेट स्ट्राइक सेकंड फॉर्म फाइनल कट एग्जीक्यूट करती है, अपने अपोनेंट को एक डायरेक्ट और डिसाइसिव ब्लो देते हुए। बेकरी वान स्माइल करता है जबकि यूरांग एक्साइटेडली चिल्लाता है उसकी विक्ट्री डिक्लेयर करते हुए। व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स में से एक जो पहले हार गया था उठता है और लाउडली प्रोटेस्ट करता है, ये क्लेम करते हुए कि उसने गलती की और एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करने के लिए हारने का नाटक किया। वैन इस क्लेम को जिद कहता है लेकिन वो डिसाइपल गुस्से में चिल्लाता है, ये सोचते हुए कि उनका डिसाइपल बिना चीटिंग किए उस जैसी लड़की से कैसे हार सकता है। बेकरी वान ठंडी आवाज़ में पूछता है कि क्या व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट में हमेशा एटिकेट की कमी होती है जो एक आम डिसाइपल को दूसरे सेक्ट के मास्टर के साथ बहस करने की इजाज़त देता है। डरा हुआ डिसाइपल माफ़ी मांगने की कोशिश करते हुए पीछे हट जाता है। व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर सेओ यूहान अपने डिसाइपल की बदतमीजी के लिए एक फॉर्मल माफ़ी मांगने के लिए इंटरवीन करता है जिसे बेकरी वान एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि लीडर अपनी नाराज़गी पर हिंट करता है, इसे बदकिस्मती मानते हुए कि वैन ने आर्बिट्ररी तरीके से उसके डिसाइपल की हार डिक्लेयर कर दी, लेकिन एंड में वो इस मैच में अपने सेक्ट की हार मान लेता है। रिजल्ट ऑफिशियली सू हुआ की विक्ट्री के रूप में अनाउंस किया जाता है और क्राउड हैरानी से गूंज उठती है, ये सोचते हुए कि एक लड़की जो सिर्फ 1 महीने से ट्रेनिंग कर रही है वो व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट के एक डिसाइपल को कैसे हरा सकती है। वो एक्साइटेडली वैन की तरफ हाथ हिलाती है चिल्लाते हुए कि वो जीत गई और वो शांति से उसकी तारीफ करता है, मजाक में ये मेंशन करते हुए कि आज रात के डिनर के लिए यूरांग पे करेगा। क्राउड में से वॉन्ग बाल स्टेज पर सू हुआ को देखता है, नर्वस लगते हुए और उसके दिल की धड़कन तेज होते हुए। बाद में सेओ यूहान सीक्रेटली वोंग बाल को सूहा के खाने में जहर मिलाने का ऑर्डर देता है, स्पेसिफिकली एक पैरालाइजिंग एजेंट जो इतना स्ट्रांग हो कि कल के मैच में उसके मूवमेंट्स को स्लो कर दे। वो ऐड करता है कि सिर्फ हार काफी नहीं है और उसे ऑर्डर देता है कि वो जिन ग्वांग उस वायलेंट डिसाइपल को इन्फॉर्म करे कि वो उसके लिम्स तोड़ दे और उसे पैरालाइज कर दे। वोंग बाल इनकार कर देता है, ये इंसिस्ट करते हुए कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता और अपने लीडर से चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ खाता है। वो उसे बेवकूफ़ बुलाता है, ये कहते हुए कि अगर उसमें टैलेंट की कमी है तो उसमें कम से कम कनिंग तो होनी चाहिए। वो फिर उसे दोबारा थप्पड़ मारता है, ये जस्टिफाई करते हुए कि यही वजह है कि उसके यंगर कॉलीग्स उससे आगे निकल जाते हैं। उस मोमेंट पर बेकरी वान अपीयर होता है, मॉकिंगली कमेंट करता है कि व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर अपने डिसाइपल्स को डिसिप्लिन करने में बहुत स्ट्रिक्ट है। लीडर और वोंग बाल दोनों उसकी प्रेजेंस से सरप्राइज हो जाते हैं। वान स्माइल करता है और उन्हें सरकास्टिकली ग्रीट करता है। सेओ यूहान वान पर किसी दूसरे सेक्ट के अफेयर्स में इंटरफियर करने के लिए इम्पोलाइट होने का इल्जाम लगाता है। वो एक्यूजेशन को इग्नोर करता है और कहता है कि सर्कमस्टेंसेस चाहे जो भी हों, लीडर वोंग बाल पर कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहा है। लीडर रिप्लाई करता है कि अपने डिसाइपल्स को गाइड करना उसकी ड्यूटी है और वान को अपने काम से काम रखने को कहता है, लेकिन वो रिप्लाई करता है कि वो यहाँ उसके साथ एक बिजनेस के लिए आया है। जब वो इस बिजनेस के बारे में पूछता है तो वान डिमांड करता है कि वो वोंग बाल को हेवनली ब्लिस सेक्ट को सौंप दे। वोंग बाल इस अचानक रिक्वेस्ट से शॉक हो जाता है, डिसबिलीफ में अपने आप की तरफ इशारा करते हुए। वान एक स्माइल के साथ एक्सप्लेन करता है कि जो वो देखता है उसके बेसिस पर उसके सेक्ट के मेथड्स वोंग बाल को व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट से कहीं बेहतर सूट करेंगे। सेओ यूहान गुस्सा हो जाता है, ये अज्यूम करते हुए कि वोंग बाल वान के क्लोज हो गया है और इसीलिए उसने सूहा को जहर देने के उसके पिछले ऑर्डर से इनकार कर दिया था। वोंग बाल फ्रैंटिकली इससे इनकार करने की कोशिश करता है। लीडर स्लाइटली स्माइल करता है और अनाउंस करता है कि वो वान का ऑफर एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो ऐड करता है कि जिस डिसाइपल को वो इतना चेरिश करता है उसे इतनी आसानी से छोड़ देना शर्म की बात होगी और एक सिंपल बेट सजेस्ट करता है। इस बीच सूहा को अचानक ठंडक फील होती है, ये सोचते हुए कि उसका लीडर कहाँ चला गया है, जबकि लीडर सोचता है कि वो किसी छोटे सेक्ट में सड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। वो सजेस्ट करता है कि टूर्नामेंट में जीतने वाला सेक्ट हारने वाले सेक्ट से एक डिसाइपल को ले लेगा, जो वोंग बाल को हॉरिफाई देता है। वो ऐड करता है कि वो ये ऑफर सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि वोंग बाल को खोना शर्म की बात है और वान तुरंत मान जाता है। वोंग बाल वान को पीछे हटने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, ये कंसिडर करते हुए कि मजाक अब बहुत आगे बढ़ गया है। सेओ यूहान उसे इग्नोर करता है, ये कहते हुए कि वो रिजल्ट का इंतजार करेगा और चला जाता है, ये सोचते हुए कि वान की अकेली डिसाइपल अब गायब होने वाली है। उनके जाने के बाद वान उस शॉक्ड वोंग बाल को रोकता है और उससे पूछता है कि उसे क्या लगता है उसने उसे क्यों चुना।
वो उसे बताता है कि वो खोखले वाला नहीं करता और उससे इस बारे में ध्यान से सोचने को कहता है। वोंगबाल पैनिक करते हुए पूछता है कि क्या लेडी सुहा को इस शर्त के बारे में पता है। बैकरी वान उससे बात करना कंटिन्यू रखता है, एक स्माइल के साथ उसे बताते हुए कि सुहा एक जूनियर डिसाइपल पाकर खुश होगी और उसके जैसे टैलेंट को व्हाइट सोर्ड सेक्ट में सड़ने देना शर्म की बात है। वो फिर चीयरफुली कंफर्म करता है कि अब उसे बस शर्त जीतनी है। वो सुहा की तरफ घूमता है और उसे बताता है कि वो उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहता, लेकिन वो उससे डायरेक्टली पूछता है कि क्या वो ये टूर्नामेंट जीत सकती है। वो रिप्लाई करती है कि ऑफकोर्स वो अपना बेस्ट देगी, लेकिन उसे याद दिलाती है कि वही था जिसने उसे बताया था कि ऑड्स 50-50 थे। वो ये कंफर्म करता है, लेकिन ऐड करता है कि उसे पता है वो ये कर सकती है। वो उस पर कॉन्फिडेंटली स्माइल करता है और उसे बताता है कि उसे उस पर भरोसा है। उसका डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो जाता है और वो एंथुजियास्टिकली रिप्लाई करती है कि वो जीतेगी। उस मोमेंट पर सिस्टम अपीयर होता है, ये अनाउंस करते हुए कि सो हुआ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेट अवेकन हो गया है। कहीं और व्हाइट सॉर्ड सेक्ट का लीडर सियो युहान अपने डिसाइपल जिन ग्वांग को केयरलेस ना होने की वार्निंग देता है। वो उसे ऑर्डर देता है कि उसे जीतना ही होगा और अब कोई और ह्यूमिलिएशन नहीं होगी। जिन ग्वांग उसकी बात से अग्री करता है। वोंग दल उसके पास आता है और उसे केयरफुल रहने की एडवाइस देता है। जिन ग्वांग मजाक उड़ाता है, ये इंसिस्ट करते हुए कि वो ओम की तरह रेकलेस नहीं होगा, और वोंगबाल का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसने उस बिगिनर सो हुआ के लकी शॉट पर ट्रस्ट रखा। वो डिटर्मिनेशन के साथ डिक्लेयर करता है कि वो जाकर उस फॉल्स होप के हर एक हिस्से को क्रश कर देगा। फाइनल ड्यूलिंग अरीना में रेफरी कंटेस्टेंट सो हुआ और जिन ग्वांग को आगे आने के लिए बुलाता है। जिन ग्वांग सो हुआ से बात करता है, उसके फाइनल्स में पहुंचने को एक्नॉलेज करता है, लेकिन उसे बताता है कि उसकी लकी स्ट्रीक यहीं खत्म होती है। वो कामली रिप्लाई करती है कि ये पता लगाने के लिए उन्हें लड़ना होगा। ड्यूल शुरू होता है और जिन ग्वांग सोचता है कि एक बिगिनर के रूप में सो हुआ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने और मौके ढूंढने की कोशिश करेगी, लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है जब वो सीधा उसकी तरफ भागती है। वो उसकी पावरफुल स्ट्राइक को ब्लॉक करने के लिए मजबूर हो जाता है, सरप्राइज से एक मफल्ड क्राई निकालते हुए। वो शॉक्ड रह जाता है, ये सोचते हुए कि उसकी इंटरनल एनर्जी उसकी सोच से ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकती है। उसे याद आता है जो वान ने उसे एक्सप्लेन किया था कि उसका ओपोनेंट अज्यूम करेगा कि उसकी इंटरनल एनर्जी मिनिमल है, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि उसके पास एक एक्सट्रीम यिन बॉडी है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन जो नेचुरली इंटरनल एनर्जी एक्यूमुलेट करती है। वो जिन ग्वांग पर अटैक्स लॉन्च करना कंटिन्यू रखती है। वो सोचती है कि उसके पास एक चांस है। वो हवा में ऊंची जंप मारती है जो जिन ग्वांग को सरप्राइज कर देता है। वो उसके अटैक को अवॉइड करने की तैयारी करता है। फिर वो उस पर एक पावरफुल ब्लो मारता है। वो बहुत जोर से जमीन पर गिरती है। सो हुआ खड़ी होती है और जिन ग्वांग उससे एडमिट करता है कि उसकी एनर्जी उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्ट्रांग थी। वो उठता है और एक अटैक लॉन्च करता है, चिल्लाते हुए कि वो एक बिगिनर के अलावा और कुछ नहीं है। वो उसके अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब रहती है, लेकिन इम्पैक्ट का फोर्स उसे लड़खड़ाते हुए पीछे भेज देता है। वो कंक्लूड करती है कि उसका ओपोनेंट उन लोगों के कंपैरिजन में स्ट्रांग है जिन्हें उसने पहले फेस किया है। वो कसम खाता है कि वो 10 सेकंड्स में इसे खत्म कर देगा। वो स्ट्रगल करती है, ये सोचते हुए कि वो ऐसे नहीं हार सकती। जैसे ही वो फाइट करना कंटिन्यू रखती है, सिस्टम अनाउंस करता है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेट एक्टिवेट हो गया है। ये एक्सप्लेन करता है कि डिलिजेंस और हार्डशिप ट्रेट्स कंफर्म हो गए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर वो एक साथ मर्ज हो जाएंगे। इस मर्जर के रिजल्ट के रूप में एक नया यूनिक ट्रेट जिसे क्लियर मिरर स्टिल वाटर के नाम से जाना जाता है मैनिफेस्ट होता है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये ट्रेट मुश्किल और क्रिटिकल सिचुएशंस में इनसाइट और जजमेंट को बहुत बढ़ा देता है। इस नई एबिलिटी का शुक्रिया वो जिन ग्वांग के सरप्राइज अटैक को डॉज करने में कामयाब होती है, लेकिन अपना वेपन खो देती है। वो इस डेंजरस सिचुएशन के बारे में एंग्शियस फील करती है और उससे निकलने वाले डेंजरस ऑरा से डर फील करती है। जिन ग्वांग उसकी रेजिलियंस को एक्नॉलेज करता है, लेकिन थ्रेटनिंग वे में सोचता है कि क्या वो उसका नेक्स्ट ब्लो झेल सकती है। जैसे ही वो एक पावरफुल और डेंजरस अटैक प्रिपेयर करता है, उसे ब्लो के लिए प्रिपेयर होते हुए दिखाया जाता है। वो फिनिशिंग ब्लो के लिए आगे बढ़ता है, चिल्लाते हुए कि ये खत्म हो गया। बैकरी वान उसका नाम पुकारता है, उसके लिए वरी करते हुए। उसे अपने लीडर के शब्द याद आते हैं, उसे ये बताते हुए कि वो उस पर बिलीव करता है। एक मैसिव कोलिजन होती है। बेकरी वान आउटकम के बारे में बहुत ज्यादा वरीड है, जबकि युरांग शॉक्ड लगता है। लीडर सेव युवान टेक्निक को पहचान लेता है, ये सोचते हुए कि क्या ये कोल्ड ये नाट है। सू हुआ एक आईसी एनर्जी के ऑरा से घिरी हुई बेसिक अल्टीमेट स्ट्राइक थर्ड फॉर्म 1 पॉइंट को एग्जीक्यूट करती है। अटैक एग्जीक्यूट करने के बाद वो अपने हाथ में नमनेस फील करती है। वो जमीन पर गिर जाती है और बेकरी वान शॉक हो जाता है। वो उसका नाम पुकारते हुए रिंग की तरफ भागता है, लेकिन रेफरी उसे रोक देता है, ये याद दिलाते हुए कि उसे ड्यूल के दौरान ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। वान उस पर चिल्लाता है, ये सोचते हुए कि वो किस बारे में बात कर रहा है, और पॉइंट आउट करता है कि ड्यूल का फैसला पहले ही हो चुका है। जिन ग्वांग को बेहोश जमीन पर लेटे हुए दिखाया जाता है। रेफरी कंफ्यूज्ड होकर अनाउंस करता है कि विनर हेवनली ब्लिस सेक्ट की सू हुआ है। सू हुआ खुशी से बेकरी वान पर स्माइल करती है। लीडर से वो युवान बहुत गुस्से के साथ देखता है, ये सोचते हुए कि बेकरी वान ने उसके सेक्ट का मजाक बना दिया है। रिंग पर उस एग्जॉस्टेड लड़की से पूछा जाता है कि क्या वो खड़ी हो सकती है। वो स्माइल करती है और उसे बताती है कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। वान स्माइल करता है जबकि युरांग एंथुजियास्टिकली तालियां बजाता है, एक अच्छी फाइट के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना कंटिन्यू रखता है और वान उसे क्राउड को जेस्चर रिटर्न करने को कहता है। रेफरी खड़े होकर अनाउंस करता है कि व्हाइट सॉर्ड टूर्नामेंट की विनर हेवनली ब्लिस सेक्ट की सू हुआ है।
बेकरीवान आगे आता है और क्राउड के सामने अनाउंस करता है कि हेवनली सॉर्ट सेक्ट के लीडर के रूप में वो कुछ शब्द कहना चाहेगा। वो अनाउंस करता है कि आज से 1 महीने बाद हेवनली सॉर्ट सेक्ट की ऑफिशियल फाउंडिंग सेरेमनी होगी और वो वहाँ मौजूद हर किसी की अटेंडेंस की रिक्वेस्ट करता है। उसकी ये अनाउंसमेंट क्राउड में एक बड़ी हलचल पैदा करती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि व्हाइट सॉर्ट सेक्ट एक ऐसे नए सेक्ट से कैसे हार सकता है जिसने अभी अपनी ऑफिशियल फाउंडिंग सेरेमनी तक नहीं की है। व्हाइट सॉर्ट सेक्ट का लीडर सैव युवान गुस्से से फट पड़ता है। बेकरीवान पर चिल्लाते हुए उसे बास्टर्ड बुलाता है और उस पर अपने सेक्ट की फाउंडिंग सेरेमनी को अनाउंस करने के लिए टूर्नामेंट को प्लेटफॉर्म की तरह यूज करने का इल्जाम लगाता है। वो अपनी एक्यूजेशंस को जारी रखता है, ये क्लेम करते हुए कि उसने ये फैक्ट छुपाया कि उसके डिसाइपल ने कोल्ड यन स्किल का यूज़ किया और उसके सामने एक्ट करने की हिम्मत की। जब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका डिसाइपल वोंग बाल उसे रोक लेता है, उसका हाथ पकड़कर, जो उसे गुस्सा दिला देता है और वो पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो उसे शांत रहने की भीख मांगता है। उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो वोंग बाल पर ऑलरेडी हेवनली सॉर्ट सेट की साइड लेने का इल्जाम लगाता है और उस पर अटैक करने की तैयारी करता है। वो डिक्लेयर करता है कि गद्दारों को तुरंत एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, जिससे वोंग बाल बुरी तरह डर जाता है। वो उसकी तरफ एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, लेकिन बेकरीवान अचानक अटैक को ब्लॉक करने आ जाता है और ठंडी आवाज़ में उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो डिक्लेयर करता है कि वोंग बाल अब हेवनली सॉर्ट सेक्ट का डिसाइपल है और उसे रेकलेसली ट्रीट करने के खिलाफ उसे वॉर्न करता है। चमकती आंखों के साथ वो ऑफर करता है कि अगर वो टूर्नामेंट के रिजल्ट से डिससैटिस्फाइड है तो वो पर्सनली उससे वैंग पाल के बिहाफ पर फाइट कर सकता है। वो उसका हाथ जोर से दबाता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, उसको दूर धक्का देता है और उस पर चिल्लाता है कि जो उसकी मर्जी आए वो करे। जाते जाते वो वैंग पाल पर चिल्लाता है और उसे कहता है कि उसे उसकी शक्ल देखने से भी नफरत है और उसे दफा हो जाने का ऑर्डर देता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है और कसम खाता है कि बेकरी वैन ने उसकी जो बेइज्जती की है उसे वो कभी नहीं भूलेगा। चलते हुए वॉन वैंगपाल से पूछता है कि क्या उसे अभी भी कोई पछतावा है। वो इनकार करता है, लेकिन एक टैलेंटलेस इंसान की तरह नए सिरे से शुरू करने की अपनी एबिलिटी पर डाउट एक्सप्रेस करता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे तसल्ली देता है कि वो पहले से ही एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट है और उसे बिना किसी डाउट के ये प्रूव करने का वादा करता है। वो डीपली इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसे अपने पुराने मास्टर की इंसल्ट्स याद आती हैं, जिसने उसे एक खोखला बर्तन, एम्प्टी शेल और सिर्फ एक गुड लुकिंग आदमी कहा था। नई डिटर्मिनेशन के साथ वो उसको थैंक यू बोलता है और अब से कड़ी मेहनत करने की कसम खाता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि वो अब ऑफिशियली हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का दूसरा डिसाइपल बन गया है। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद यूरांग कंप्लेन करता है कि वॉन ने अपनी अनाउंसमेंट से सारी लाइमलाइट चुरा ली, भले ही जीत सुआ की हुई थी। 2 हफ्ते बाद सेक्ट हेडक्वार्टर्स में वैंगपाल को हॉर्स स्टैंड्स में पूरी लगन के साथ ट्रेन करते हुए देखा जाता है। वो थकन से हाँफने लगता है और अपने मास्टर से पूछता है कि हॉर्स स्टैंड्स के अलावा उसे क्या करना चाहिए। तभी सुआ मस्ती से हंसते हुए और उसे पुकारते हुए वहां से दौड़ती हुई आती है। वो सीनियर डिसाइपल का रोल प्ले करते हुए अपना गला साफ करती है और उससे कहती है कि लीडर हमेशा बेसिक्स पर जोर देते हैं। सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के बावजूद वो उसे एडवाइस करती है कि वो इम्पेशेंट ना हो और एक दिन उसकी तरह बनने के लिए हार्ड ट्रेन करे। वो, जिसके पास 8 साल की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, ऑकवर्डली हंसता है और मान जाता है। वो मुस्कुराता है और कहता है कि उसे अभी भी अपनी फिजिकल स्किल्स पर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो वो उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो खुद पानी ला सकता है। बेकरी वान अपने नए डिसाइपल को ऑब्जर्व करता है और सिस्टम उसकी प्रोफाइल डिस्प्ले करता है। वैंगपाल 21 साल, सेकंड डिसाइपल। ये उसकी स्ट्रेंथ्स दिखाता है, एक एक्सेप्शनल बोन स्ट्रक्चर और टेक्निक्स को समझने और अब्जॉर्ब करने का जबरदस्त टैलेंट, और साथ ही उसकी वीकनेसेस भी। ची यानी इंटरनल एनर्जी की समझ बहुत कम है। वो इंटरनल एनर्जी बहुत धीरे गैदर करता है। इसे स्पिरिट कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू कॉम्पनसेट किया जा सकता है। उसके यूनिक पर फिलहाल अनयूजेबल ट्रेड्स भी सामने आते हैं। शाय, शर्मीला, डिलीजेंट, मेहनती, सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासित। वो कंफर्म करता है कि ये उसके शक से बिल्कुल मैच करता है। वो एनालाइज करता है कि उसका टैलेंट टेक्निक्स को समझने और उसकी सॉलिड मेंटल इमेज बनाने में है। साथ ही उसकी एंड्योरेंस भी कमाल की है। जब वो उसे सुआ के साथ खेलते हुए देखता है तो वो अपने नए डिसाइपल्स के बारे में सोचता है, पहले सुआ और अब वैंगपाल, और मुस्कुराता है, टैलेंट को पहचानने की अपनी परखी नजर पर सेटिस्फाई होते हुए। यूरांग उससे पूछता है कि फाउंडिंग सेरेमनी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। वॉन उसे थैंक यू बोलता है और कंफर्म करता है कि उसकी हेल्प की वजह से सब कुछ स्मूथली चल रहा है। यूरांग हमली कहता है कि वो तो बस एक इन्वेस्टर है। फिर उसे बताता है कि टूर्नामेंट के दौरान हुई प्रमोशन की वजह से बहुत से लोगों के मैसेजेस आए हैं जो फाउंडिंग सेरेमनी अटेंड करने की कंफर्मेशन दे रहे हैं, जो कि वॉन को सरप्राइज कर देता है। लेकिन वो एक चेतावनी ऐड करता है कि उन लेटर्स के बीच मुरेम अलायंस की तरफ से एक ऑर्डर भी आया है, जिसे सुनकर वो शॉक रह जाता है। वो स्क्रोल खोलता है और देखता है कि मुरेम अलायंस डिमांड कर रही है कि उन्हें बेकरी फैमिली की कोर स्किल के प्लेजरिज्म रिव्यू से गुजरना पड़ेगा, जो उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। यूरांग चिल्लाता है और इस टाइमिंग की आलोचना करता है, सोचने लगता है कि बेकरी फैमिली द्वारा उस स्किल को पब्लिश की जाने के 15 साल बाद अब अचानक से उन्होंने ये रिक्वेस्ट क्यों की है। वॉन एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ सोचता है कि कमजोरियों को टारगेट करने का ये तरीका उसकी फैमिली के लिए टिपिकल बात है और फ्रस्ट्रेट फील करता है कि इससे पहले सब कुछ कितना स्मूथली चल रहा था। वो खुद से दावा करता है कि उसके सेट की मार्शल आर्ट्स उसकी खुद की 15 साल की इनसाइट का नतीजा है और उसकी फैमिली की टेक्निक्स का एक सिंगल धागा भी इसमें शामिल नहीं है। पर उसे रियलाइज होता है कि अगर मुरेम अलायंस का एग्जामिनर उसकी फैमिली की साइड लेने का डिसाइड करता है तो प्लेजरिज्म के इल्जाम से बचना मुश्किल हो जाएगा। यूरांग डर के मारे रियलाइज करता है कि अगर वो इस रिव्यू में फेल हो गए तो वो इस आर्ट को आगे नहीं सिखा पाएंगे और उन्हें एक बहुत बड़ा कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, जिससे वो अपने पैसों के लिए चिल्लाने लगता है। वो आगे कहता है कि अगर उन्हें बाद में री एग्जामिनेशन का चांस मिल भी गया तो स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। वैंगपाल अंदर आकर और सेक्ट लीडर को पुकारकर उसे इंटरप्ट करता है। यूरांग अनाउंस करता है कि अब उसे निकलना होगा और वो वहां से चला जाता है, वान और वैंगपाल को अकेला छोड़कर। वान सोचता है कि चांसेस हैं कि वो फाउंडिंग सेरेमनी को ही टारगेट करेंगे। वो डिसाइड करता है कि उन्हें जितने हो सके उतने नॉन सेक्ट्स और हाउसेस की कोर स्किल्स के डिफरेंसेस को चेक करना चाहिए, ताकि उन्हें प्लेजरिज्म का इल्जाम लगाने के लिए कोई लूप होल्स ना मिल सकें।
लेकिन उसके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि आखिर इतनी जल्दी ये कोर स्किल्स कैसे हासिल की जाएं। इसी बीच उसके दोनों डिसाइपल सुआ और वैंगपाल कंफ्यूजन में उसे आवाज लगाते हैं। सुआ सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए भागकर अंदर आती है। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है और उनसे पूछता है कि क्या हो रहा है। वो उसे बताते हैं कि गेस्ट्स आए हैं, जो उसे चौंका देता है। एंट्रेंस पर चियोंग हा नाम की एक औरत हैरान होती है कि क्या उस कंजूस पेट्रियार्क ने सच में ये प्रॉपर्टी खरीदी है। उसका विशाल साथी नमगम वू उसे वार्निंग देता है कि वो उसके मारने से पहले बिना सोचे समझे किसी चीज को हाथ न लगाए। जब वान सामने आता है तो वो उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछता है। नमगम वू उसको उसके पुराने टाइटल से बुलाकर ग्रीट करता है, ब्लू स्काई यूनिट के ग्रेट पेट्रियार्क। दोनों गेस्ट्स का इंट्रोडक्शन होता है। नमगम वू नमगम फैमिली से ग्रेट ब्लू स्काई यूनिट का एक मेंबर और चियोंग हा उस यूनिट की लीडर। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो अब हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर है। बैकरी वान जोर से हंसने लगता है, जिससे सुआ कंफ्यूज हो जाती है और कहता है कि उनका यहाँ आना सब कुछ बदल सकता है, और वो अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है। इस दौरान कहीं और युरांग अपने असिस्टेंट के साथ सिचुएशन डिस्कस करता है, ये अनुमान लगाते हुए कि अगर इस रिक्वेस्ट के पीछे वेल कनेक्टेड बेकरी फैमिली का सपोर्ट है तो मुरेम अलायंस जरूर उन्हीं का साथ देगी, और वो सोचता है कि क्या उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन उसका असिस्टेंट जवाब देता है कि हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पॉइंट आउट करता है कि ये ट्रायल एक बिल्कुल अलग लेवल पर है और ये व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट वाली सिंपल प्रॉब्लम जैसा नहीं है। युरांग अपने असिस्टेंट गांव को बुलाता है और उसे एक लेटर लिखकर भेजने का ऑर्डर देता है। जब असिस्टेंट पूछता है कि कहाँ भेजना है तो वो एक्सप्लेन करता है कि अगर उन्हें मुरेम अलायंस और उसकी फैमिली के इन्फ्लुएंस का डर है तो शायद उन्हें खेल का लेवल और बड़ा कर देना चाहिए। वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और डिक्लेयर करता है कि वो देखेगा कि क्या वो डिमोनिक यूनियन को भी इसमें घसीट सकते हैं। बैकरी फैमिली हेडक्वार्टर्स में कोई आउटर हॉल के मास्टर बैकरी चांगवुल से बात करते हुए कहता है कि वो एक बिना मतलब का काम कर रहा है। ये साफ हो जाता है कि वो फैमिली के हेड वान के पिता बैकरी कांग से बात कर रहा है, और ये सवाल करता है कि एक ऐसे सेक्ट की कोर स्किल पर प्लेजरिज्म रिव्यू रिक्वेस्ट करने का क्या मतलब है जो अभी तक ठीक से ओपन भी नहीं हुआ है, और उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने पहले ही उसे प्रोवोक ना करने की वार्निंग दी थी। वो मानता है कि फैमिली हेड ने वाकई उसे वार्न किया था और जवाब देता है कि प्रोवोक करने का ये डिसीजन फैमिली हेड ने खुद अकेले यूनिलैटरल लिया था। उनके बीच की बातचीत आगे बढ़ती है। चांगवुल कांग के बच्चों को इवैल्यूएट कर रहा था, ये नोट करते हुए कि सबसे बड़ा बेटा बैकरी वान मार्शल आर्ट्स की बिल्कुल परवाह नहीं करता, कमजोर और टैलेंटलेस है, जबकि बेटी सियोना टैलेंटेड है पर इम्पल्सिव है, जल्दबाज है, और सबसे बड़ी बात वो एक लड़की है। बैकरी कांग आराम से जवाब देता है कि किसी लड़की के फैमिली इनहेरिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली में इसके खिलाफ कोई रूल नहीं है। चांगुल गुस्से में आ जाता है, उससे पूछता है कि उसने उस लड़के वान को फैमिली छोड़कर कैसे जाने दिया, और सोचता है कि क्या वो उसे प्यार नहीं करता था। वो उसे याद दिलाता है कि वान एक ऐसा बच्चा था जो टैलेंट, इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि टेम्परामेंट में भी इतना आगे था कि किसी को भी उसके वारिस बनने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। पिता आराम से उसकी इस बात से सहमत होता है। चांगवुल जिद करता है कि उसे वापस लाया जाना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि उसकी जगह यहाँ है, और उसे याद दिलाना चाहिए कि उसकी रूट्स उनकी फैमिली के साथ हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि यही काउंसिल ऑफ एल्डर्स और आउटर हॉल की मर्जी है। बेकरी कांग इस बात पर अग्री करता है, ये सोचते हुए कि उसने एक पिता के रूप में अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। वो आगे कहता है कि ग्रोथ के लिए मुश्किलें ज़रूरी हैं और उसके बेटे को अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करना सीखना ही होगा। वो ऑर्डर देता है कि जाओ और उसे समझाओ कि वो कहीं भी चला जाए, वो हमेशा बेकरी फैमिली के आसमान के नीचे ही रहेगा। वो झुककर सलाम करता है, वान को फैमिली में वापस लाने की कसम खाता है। सीन हेवनली ब्लिस सेक्ट की ओपनिंग सेरेमनी के दिन पर शिफ्ट होता है। बेकरी चांगवुल मुरेम अलायंस के 3 डिविजन्स के डेप्यूटी मिलिट्री कमांडर यीसु के बगल में खड़ा होता है। वो उसे तसल्ली देता है कि वो फिक्र ना करे और कॉन्फिडेंटली कहता है कि आज तक कोई भी सेक्ट कोर स्किल प्लेजरिज्म रिव्यू से बच नहीं पाया है। चांगवुल जवाब देता है कि वो बिल्कुल भी वरिड नहीं है और वो अपने भतीजे को किसी भी कीमत पर वापस लाएगा। जब वो चल रहे होते हैं, यीसु उसको लेकर चांगवुल के इस ऑब्सेशन को समझ ना पाने की बात कहता है। वो सोचता है कि क्या उसका टैलेंट होने के बावजूद वो उसके लिए सिर्फ एक रिलेटिव नहीं है। चांगवुल जवाब देता है कि वो सिर्फ एक रिलेटिव नहीं है। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर वो फैमिली में ही रुकता और उनकी आर्ट्स में ट्रेन करता तो वो इस एरा का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन बन गया होता। वो कंक्लूड करता है कि उस लड़के ने भले ही फैमिली को छोड़ दिया हो, लेकिन फैमिली को उसकी ज़रूरत है। वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए इकट्ठा हुई भीड़ को देखता है, खुद ही सोचता है कि बेकरी वान अपनी फैमिली के इस पुकार का क्या जवाब देगा। सेरेमनी कोर्टयार्ड में गेट्स ओपन करने का ऑर्डर देते हुए उसकी आवाज़ सुनाई देती है। उसका पर्सनल सिस्टम नोट करता है कि उसकी हार्ट रेट बढ़ रही है और उसे गहरी सांस लेने की एडवाइस देता है। वो उसे चुप रहने को कहता है और बिल्डिंग की छत से कूद जाता है। वो जोर से कोर्टयार्ड के बीचों बीच लैंड करता है, चिल्लाते हुए, आसमान खोल दो। चांगवुल और यीसु समेत पूरी भीड़ इस अचानक हुई एंट्री से दंग रह जाती है। वो अपने सेक्ट का बैनर पकड़े गर्व से खड़ा होता है और अटेंड करने के लिए सभी को थैंक यू कहता है। फिर वो फॉर्मली खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हेवनली ब्लिस सेक्ट का लीडर हूँ, बेकरी वान।
वो आगे कहता है कि उसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन सेक्ट ओपन करने से पहले एक ज़रूरी काम है जिसे निपटना होगा। जिन लोगों ने अभी तक ये न्यूज़ नहीं सुनी है, उनके लिए वो इस मैटर को क्लैरिफाई करने का डिसाइड करता है। फिर वो भीड़ के सामने पूरी ताकत से चिल्लाता है और डिक्लेयर करता है कि उसके सेक्ट हेवनली ब्लिस सेक्ट ने बेकरी फैमिली की मार्शल आर्ट्स को कॉपी प्लेजराइज किया है। इस अनाउंसमेंट से भीड़ में शॉक और पूरी तरह खलबली मच जाती है। लोग हैरान थे कि वो अपनी ओपनिंग सेरेमनी में ऐसी बात क्यों कहेगा। यूरांग के साथियों सहित सभी गेस्ट सोचने लगते हैं कि क्या वो सच में अपने मुंह से प्लेजरिज्म कन्फेस कर रहा है। अटेंडीज में से एक व्यक्ति हंसने लगता है, ये सोचते हुए कि ये तो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है। यीशु बेकरी चांगवुल को कमेंट करता है कि हेवनली ब्लिस सेक्ट के लीडर ने हार मान ली है और अब उनका काम आसान हो गया है। लेकिन चांगवुल उसे इंटेंस फोकस के साथ देखता है और जवाब देता है कि उसे ये कुछ और ही लग रहा है। वो अपने भतीजे को घूरता है और खुद में सोचता है कि आखिर वो क्या सोच रहा है। बेकरी वान अपनी शॉकिंग अनाउंसमेंट कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वो जानता है कि मुरेम अलायंस की तरफ से भेजी गई रिव्यू कमेटी यहाँ मौजूद है और वो उनसे आगे आने को कहता है। बेकरी द पेल मून स्वॉर्ड और मुरेम अलायंस का डेप्यूटी मिलिट्री कमांडर यीशु सामने आते हैं। उसका चाचा उसे ग्रीट करते हुए कहता है, काफ़ी वक्त हो गया है। यीशु उससे उसका इंटेंशन पूछता है और वो जवाब देता है कि ये समझना कुछ मुश्किल नहीं है। वो डिक्लेयर करता है कि वो प्लेजरिज्म वेरिफिकेशन रिव्यू यहीं इस खुली जगह पर सबके सामने करवाना चाहता है। ये उसके चाचा को चौंका देता है, जो प्रोटेस्ट करता है कि रिव्यूज़ कॉन्फिडेंशियल होते हैं और जब तक कोई वर्डिक्ट ना आए उन्हें पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया जाता। यीशु उसे रोकने के लिए इंटरवीन करता है, उसे याद दिलाते हुए कि अलायंस यहाँ बीच बचाव करने आई है, उसके सेक्ट को इंटरोगेट करने नहीं। यीशु खुद में रियलाइज़ करता है कि वो बाकी सेक्ट्स के सामने खुद को अनफेयर नहीं दिखा सकता, इसीलिए वो इनिशिएटिव लेने और अग्री करने का डिसाइड करता है। बेकरी वान शुरू करने की परमिशन मांगता है और यीशु मान जाता है। वो अपने सेक्ट की 2 कोर स्किल्स में से एक ट्रांसेंडेंट स्ट्राइक को डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू करता है। वो उसकी पहली फॉर्म हेवन, अर्थ और मैन परफॉर्म करता है। ऑडियंस उसकी मार्शल स्किल्स को देखकर एडमिरेशन में चीयर करने लगती है। यीशु पूछता है कि क्या ये वही स्किल है जिस पर बेकरी फैमिली की आर्ट्स चुराने का इल्जाम है। वान कंफर्म करता है कि ये सिमिलैरिटी हेवन, अर्थ और मैन के प्रिंसिपल को बोरो करने पर बेस्ड है। उसका चाचा अपनी राय देने ही लगता है कि वाकई ऐसा ही है, पर वो उसे बीच में टोक देता है और कहता है कि साथ ही इसको नामगंग फैमिली की आर्ट्स का प्लेजरिज्म भी माना जा सकता है। वो आगे बोलता है, डिक्लेयर करते हुए कि उसकी सेक्ट की सभी 23 कोर स्किल्स वेरिफिकेशन के बाद बहुत सारे सेक्ट्स की आर्ट्स की कॉपीड मानी गई हैं। घबराया हुआ यीशु चिल्लाता है कि ये एक झूठा इल्जाम है। वो आराम से उससे पूछता है कि इसमें कौन सा हिस्सा झूठा है। यीशु घबराहट में जवाब देता है कि यहाँ दूसरे सेक्ट्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है जो इस दावे को वेरीफाई कर सके। नामगंग वो अपना हाथ उठाकर कहता है, मैं यहाँ हूँ। वो अटेंडीज की हैरानी के बीच सामने आता है, जो उसे नामगंग फैमिली के एक मेंबर के रूप में पहचान लेते हैं। फिर चोंगहा अपना हाथ उठाती है और अनाउंस करती है कि वो भी यहाँ वुडांग सेक्ट की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मौजूद है और भीड़ उसे भी पहचान लेती है। यीशु हैरान होता है कि ग्रेट ब्लूज का यूनिट के मेंबर्स यहाँ क्या कर रहे हैं, जिसे कभी वान लीड किया करता था। नामगंग वो एक्सप्लेन करता है कि वो लोग पास ही किसी मिशन पर थे और उन्हें अपने फॉर्मर कैप्टन की ओपनिंग सेरेमनी के बारे में पता चला। वो कंफर्म करता है कि वान ने जो पार्ट्स मेंशन किए हैं वो सच में सिमिलर हैं, ये समझाते हुए कि उसकी फैमिली की कोर स्किल में भी हेवन, अर्थ और मैन के प्रिंसिपल शामिल हैं। चोंगहा कंफर्म करती है कि वुडांग सेक्ट की भी यही राय है और एक बॉक्स फुल ऑफ लेटर्स प्रेजेंट करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये लेटर्स उनकी गवाही के साथ साथ दूसरे सेक्ट्स की तरफ से प्लेजरिज्म के शक की कन्फर्मेशंस हैं। वो मुस्कुराती है ये सोचते हुए कि क्या अब बेकरी फैमिली की कोर स्किल इन दूसरे सेक्ट्स के साथ प्लेजरिज्म इश्यूज में फंस जाएगी। बेकरी चंगुल चिल्लाता है कि ये एक झूठा इल्जाम है। नामगंगवू उनके लॉजिक का मजाक उड़ाता है, क्वेश्चन करते हुए कि क्या सिर्फ हेवन, अर्थ और मैन के प्रिंसिपल के मैच होने का मतलब प्लेजरिज्म है। क्या ये वही सेम बात नहीं है जिसका दावा बेकरी फैमिली कर रही है। उसे इस मुसीबत का एहसास होता है, डर से सोचते हुए कि रिव्यू कमेटी खुद ही एक झूठा इल्जाम लगा रही है। यीशु गुस्से में चिल्लाता है, तुमने क्या कहा, जबकि बेकरी वान उसे एक रिटर्न रिस्पॉन्स देता है जो स्किल्स के ओवरलैप होने को कंफर्म करता है, जिस पर ब्लूज का यूनिट के करंट कैप्टन मोयोंग ह्यून के सिग्नेचर थे। उसके चाचा का गुस्सा और बढ़ जाता है, वो कांपते हुए उसे कमीना बुलाता है। यीशु उससे पूछता है कि उसने इन सभी क्लेम्स को 23 अलग अलग सेक्ट्स के साथ कैसे वेरीफाई किया। सरकास्टिक वे में पूछता है कि क्या उसने अपनी कोर टेक्निक को लिखकर लेटर्स में बांट दिया था। बेकरी वान जवाब देता है कि उसे जो कहना था वो कह चुका है और अब द पेल मून स्वॉर्ड, जो कि उसके चाचा का टाइटल है, को अपना जवाब देने का वक्त आ गया है। वो अपने ख्यालों में रियलाइज करता है कि उसका चाचा बुरी तरह फंस चुका है। जैसे ही वो अपने हिस्से के प्लेजरिज्म की बात मानेगा, खुद उसकी अपनी फैमिली की कोर टेक्निक 23 और सेक्ट्स के साथ एक प्लेजरिज्म डिस्प्यूट में फंस जाएगी। वो सोचता है कि क्या उसका चाचा सच में आगे बढ़ने का रिस्क लेगा। चंगवुल गुस्से से कांपते हुए उससे पूछता है कि क्या उसके पास बस यही सब है। वो गुस्से में फट पड़ता है और अपनी तलवार के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके दोनों डिसाइपल्स नामगंगवू वो चोंगहा चिल्लाते हुए उसे मास्टर पुकारते हैं। वो उन्हें पास आने से रोक देता है। वो अपने चाचा के अटैक को ब्लॉक करता है और उन्हें कहता है कि ये एक पर्सनल मैटर है।
वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो अभी भी पुरानी दुश्मनी मन में दबाए बैठा है और फैमिली से नफरत करता है। वो पलटकर चिल्लाता है कि दुश्मनी तो चाचा ने मन में रखी हुई है। वो अपना इल्ज़ाम लगाना जारी रखता है, पूछता है कि क्या वो उनकी फैमिली को इसलिए बर्बाद करना चाहता है क्योंकि उन्होंने उनकी माँ का बदला नहीं लिया। वो आगे कहता है कि वो समझ सकता है अगर वो उन्हें एक बेकार फैमिली मानता है जो उनकी माँ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, लेकिन अगर वो इस वजह से फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे रोकेगा। वो एक काउंटर अटैक करता है जो उसके चाचा पर भारी पड़ जाता है। इम्पैक्ट की फोर्स से चाचा लड़खड़ा कर पीछे हट जाता है। उसके मुंह से खून निकल आता है। वो उसके ऊपर खड़ा होता है, ये असर्ट करते हुए कि उसका अपने खानदान से इनकार करने का कोई इंटेंशन नहीं है। वो मानता है कि वो झूठा होगा अगर वो कहे कि उसे अपने चाचा से नफरत नहीं थी, लेकिन अब उसने उस रिजेंटमेंट को काफी हद तक छोड़ दिया है। चाचा गुस्से में उससे पूछता है कि फिर वो वापस क्यों नहीं लौट आता। वो एक्सप्लेन करता है कि एक सेक्ट लीडर होने के नाते उसे अपने दम पर स्ट्रॉन्गर बनना होगा और अब वो उस इंसान से अलग है जो मेन फैमिली से भाग गया था। चाचा उससे पूछता है कि उसे क्या लगता है वो कितनी देर टिक पाएगा, उसे वार्निंग देते हुए कि उसके जैसे छोटे सेक्ट्स की कोई औकात नहीं अगर मेन फैमिली उस पर प्रेशर डालने का डिसाइड कर ले। वो जवाब देता है कि वो किसी भी वक्त कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है, बिल्कुल इस बार की तरह। उसे अपने बचपन की एक मेमोरी याद आती है जहां वो अपने चाचा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और उसे अंकल पुकार रहा था। उसे याद आता है कि कैसे उसने प्राउडली चिल्लाकर कहा था कि वो फाइनली उसकी एक स्ट्राइक को ब्लॉक करने में सक्सेसफुल हो गया है और उसका चाचा हंसते हुए उसे उसके पेट नेम से बुलाकर अगली स्ट्राइक के लिए तैयार रहने को कहता है। वापस प्रेजेंट में वो जमीन पर पड़े अपने चाचा को एड्रेस करता है, उसे बताता है कि हेवनली ब्लिस सेक्ट के लीडर के तौर पर उसकी कोर टेक्निक और मार्शल आर्ट्स किसी भी दूसरे सेक्ट से चुराई नहीं गई हैं। फिर वो बैकरी फैमिली के भतीजे के तौर पर उसमें ऐड करता है कि वो उनसे थोड़ा और इंतजार करने को कहता है, ये कसम खाते हुए कि वो एक दिन सब कुछ रिवील कर देगा। उसका चाचा हल्का सा मुस्कुराता है। वो उठता है और ऑफिशियली अपनी आइडेंटिटी अनाउंस करता है। बैकरी फैमिली के आउटर हेड और करंट फैमिली हेड के छोटे भाई के रूप में वो अपना नाम बैकरी चैंगवुल बताते हुए अनाउंस करता है। वो भीड़ के सामने डिक्लेयर करता है कि हेवनली ब्लिस सेक्ट ने बैकरी फैमिली की मार्शल आर्ट्स कॉपी नहीं की है। भीड़ जोर से चीयर करती है और तालियां बजाने लगती है। ऑडियंस के बीच एक मास्क्ड इंसान मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि अगर बात बिगड़ती तो वो इंटरवीन करने के लिए तैयार था, लेकिन लगता है वान को किसी मदद की जरूरत नहीं थी। वो बुढ़े आदमी यूरान की तारीफ करता है कि उसने एक बहुत अच्छे बंदे को चुना। इसी बीच येलो ड्रैगन रूम के मास्टर का डिसाइपल गांव वहां आता है, उस मास्क्ड आदमी को डांटते हुए उसे चुप रहने को कहता है। असिस्टेंट इतनी दूर आने के बारे में बड़बड़ाता करता है, लेकिन उस पैलेस पर अपनी हैरानी जताता है, सोचता है कि क्या ये कोई डिवाइन वेपन है या कोई अनोखा आर्टिफैक्ट। वो मास्क्ड आदमी सादो रोयनजू डेमोनिक यूनियन का मास्टर सामने आता है और मुस्कुराता है, कमेंट करते हुए कि बैकरी वान उसकी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है। वो अनाउंस करता है कि वो पहले निकल रहा है और शैडोज में गायब हो जाता है। गांव उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि ये इंसान उसका पहला बिजनेस पार्टनर था। बाद में वापस हेवनली ब्लिस सेक्ट के हेडक्वार्टर्स में सुआ शॉक दिखती है जब वो सोचती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कितना अनबिलीवेबल है। सीन दिखाता है कि फाउंडिंग सेरेमनी को बीते हुए 3 दिन हो चुके हैं, जहां वांगपाल कोर्टयार्ड की सफाई कर रहा है और बड़बड़ा रहा है कि एक भी इंसान सेक्ट ज्वाइन करने नहीं आया है। बैकरी वान अपनी शांति मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने राइटिंग ब्रश को इतने गुस्से से पकड़ता है कि वो ऑलमोस्ट टूटने वाला होता है, जिससे सुआ उसे वार्न करती है। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि उसकी हार्ट रेट फ्लक्चुएट हो रही है। वो सोचता है कि नए डिसाइपल्स कैसे लाए जाएं और इस कंक्लूजन पर आता है कि इसके लिए या तो बहुत हाई रेप्यूटेशन चाहिए या फिर लंबे वक्त तक लोकल कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करके ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। वो बिजनेस लाने के लिए वांगपाल को भेजने का सोचता है, लेकिन फिर अपना इरादा बदलता है और सुआ को एक डॉक्यूमेंट देता है हावोन ट्रेडिंग कंपनी को भेजने के लिए। जब वो पूछती है कि इसमें क्या लिखा है तो वो उसे बताता है कि ये डिसाइपल्स रिक्रूट करने का एक तरीका है। डॉक्यूमेंट असल में मुरेम अलायंस की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ कोऑपरेशन की एक रिक्वेस्ट होती है। सीन मुरेम अलायंस के सेकंड डेप्यूटी कमांडर के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां एक असिस्टेंट अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करता है कि हॉल ऑफ स्ट्रेंथ के ट्रेनीज ने ट्रेनिंग करने से इनकार सबमिट कर दिया है। कमांडर इसका रीजन पूछता है और असिस्टेंट बताता है कि ग्रेजुएशन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट सिर पर है और ट्रेनीज को लगता है कि ट्रेनिंग प्रोसेस अनफेयर है। वो एक्सप्लेन करता है कि अलायंस ट्रेनीज को छोटे सेक्ट्स और आज़ाद लोगों के लिए हॉल ऑफ स्ट्रेंथ में और बड़े सेक्ट्स, आज़ाद लोगों, प्रतिष्ठित यानी कि प्रेस्टीजियस सेक्ट्स और मशहूर परिवारों के लिए हॉल ऑफ वर्च्यू में डिवाइड करती है। कमांडर जगल ओंग कमेंट करता है कि हॉल ऑफ स्ट्रेंथ आमतौर पर एक फेयर फाइट ऑफर करता है, लेकिन एट क्लैरिफाई करता है कि इस साल हॉल ऑफ वर्च्यू का बैच एक्सेप्शनली स्ट्रांग है और हॉल ऑफ स्ट्रेंथ लगातार 3 साल से टूर्नामेंट हार चुका है और उनका मोराल बहुत लो है। वो आगे बताता है कि वो हॉल ऑफ स्ट्रेंथ के मास्टर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सीक्रेटली उनके इनकार को सपोर्ट कर रहा है। जगलॉन्ग अंदाजा लगाता है कि लगातार 3 साल हारने के बाद मास्टर अपनी इज्जत बचाना चाहता है। उसी वक्त एक कबूतर यानी कि कैरियर पिजन किसी का मैसेज लेकर आता है। मैसेज पढ़ने के बाद कमांडर जगल हुई अपने 8 को हॉल ऑफ स्ट्रेंथ के सभी ट्रेनीज को इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है और डिक्लेयर करता है कि ट्रेनिंग अपने शेड्यूल टाइम के हिसाब से ही आगे बढ़ेगी।
हायोंग काउंटी के पास पहाड़ों में ट्रेनीज को कड़ी ट्रेनिंग करते हुए देखा जाता है। उनमें से एक अचानक जाग जाता है। ये ट्रेनी सियन वू कैंग निकलता है, जो अपने बेड पर हाफ रहा होता है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि एक हॉल ऑफ स्ट्रेंथ के ट्रेनी के रूप में जाना जाता है और सोचता है कि वो कब तक खुद को शर्मिंदा करता रहेगा। वो रात को उठता है और अपने कॉलीग सियो मुन चुक को कुछ लिखते हुए देखता है। वो उसको बताता है कि अभी उसकी बारी नहीं आई है और उसको थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। कैंग, जो सो नहीं पा रहा था, उससे पूछता है कि क्या कुछ अजीब है। वो माफ़ी मांगता है और एक्सप्लेन करता है कि ये करंट ट्रेनिंग उसकी गलती है। वो एडमिट करता है कि वही था जिसने ट्रेनिंग से इनकार करने के लिए सबको इनकरेज किया था। उसका मानना है कि अलायंस ने इसको एक चैलेंज समझा और उन्हें पनिशमेंट के तौर पर एक अनजान सेक्ट बैकरी वान सेक्ट में भेज दिया। उसका कॉलीग रिप्लाई करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सजेस्ट करता है कि अगर उन्हें सेक्ट पर भरोसा नहीं है तो वो सीधे उसके लीडर वान पर तब तक प्रेशर डाल सकते हैं जब तक वो किसी हद तक उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट ना करने लगे। वो ध्यान देता है कि गार्ड चेंज का टाइम हो गया है और उसको सोने के लिए कहता है। अचानक वो अलर्ट होकर उछलते हैं और चुक चिल्लाता है, वहाँ कौन है? बैकरी वान उनके सामने प्रकट होता है और खुद को हेवनली ब्लिस सेक्ट के लीडर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वो उन्हें अनाउंस करता है कि वो अब सेक्ट का एंट्रेंस टेस्ट शुरू करेगा। वो एक्सप्लेन करता है कि रूल सिंपल हैं। वो उनको बताता है कि उन्हें बस इतना करना है कि उनमें से कोई एक उसके सेक्ट की दहलीज यानी बिल्डिंग के एंट्रेंस को क्रॉस करने में सक्सीड हो जाए। ये सुनकर कैंग हॉल ऑफ स्ट्रेंथ के बाकी मेंबर्स को बैटल के लिए तैयार होने के लिए चिल्लाता है। वान उस पर अटैक करने के लिए दौड़ता है और एक ही तेज वार से उसको हरा देता है, जिससे चुक शॉक में चला जाता है। उसके जमीन पर गिरने के बाद चुक उसका नाम चिल्लाता है। बैकरी वान टेस्ट में एक और कंडीशन ऐड करता है, उन्हें उससे सेफली बच निकलने में सक्सीड होना पड़ेगा। इसी बीच हुबे प्रोविंस में माउंट वुडांग के पास कुछ लोग हॉल ऑफ स्ट्रेंथ के ट्रेनीज के बारे में न्यूज़ एक्सचेंज कर रहे हैं। एक इंसान एक्सप्लेन करता है कि इस सीजन के लिए उनकी ट्रेनिंग लोकेशन एक नया सेक्ट है जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना है। एक जवान आदमी कमेंट करता है कि उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इसको बेकार समझता है और कहता है कि मुरीम अलायंस सिर्फ किसी तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। एक जवान औरत इस आइडिया को रिजेक्ट करती है, ये कहते हुए कि वो सब एक जैसे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंस्ट्रक्टर्स कौन है, क्योंकि टूर्नामेंट में वही जीतेगी। एक फ्लैशबैक आता है। वो खुद को एक बच्ची के रूप में याद करती है जो अपने भाई को पुकार रही होती है और पूछ रही होती है कि वो कहाँ जा रहा है। सीन में उस छोटी बच्ची को रोते हुए और उसको पुकारते हुए दिखाया जाता है जब वो उसको छोड़कर जा रहा होता है। बेकरी वन वापस प्रेजेंट में उसको मोयोंगगवान की बेकरी से ऑन बेकरी वन की छोटी बहन के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो खुद से कसम खाती है कि जब तक उसको ये नहीं पता चल जाता कि उसके भाई ने परिवार को क्यों छोड़ा और गया, तब तक वो हारने का इरादा नहीं रखती। वापस वान की ट्रेनिंग ग्राउंड पर वान ट्रेनीज पर अटैक करता है। वो उनकी फाइट को ऑब्जर्व करता है और कमेंट करता है कि उनका लेवल बुरा नहीं है। चुक अपने गिरे हुए कॉमरेड की मदद के लिए दौड़ता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो उसको कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि अगर वो सेक्ट लीडर है तो वो उन पर अटैक क्यों कर रहा है। वान मुस्कुराता है और रिप्लाई करता है कि ये उसका सिखाने का स्टाइल है और उनको सिखाना शुरू करने से पहले उसे उन सबको समझने की ज़रूरत है। चुक उसको टेस्ट के रूल की याद दिलाता है जिसमें एक इंसान को सक्सीड होना था और पूछता है कि अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा। वो अटैक करते हुए जवाब देता है कि अगर वो ऐसे लोग हैं जो इस जैसा सिंपल एंट्रेंस टेस्ट भी पास नहीं कर सकते तो उनको मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वो एक्सप्लेन करता है कि वो फेल होने वाले हर शख्स को बांधने और उन्हें स्टोर रूम में तब तक फेंक देने का प्लान बना रहा है जब तक कि सभी मैचेस खत्म नहीं हो जाते, और वो डिक्लेयर करता है कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है, बिना लड़ने का मौका मिले हार जाना। चुक चिल्लाता है और उसको रुकने के लिए कहता है। जैसे ही अटैक जारी रहता है, कांग अचानक उसके सामने आ जाता है और उसका अटैक ब्लॉक करता है। ट्रेनी सेवमन चुक मुस्कुराता है और हिम्मत से उससे पूछता है कि क्या उसको यहाँ हराना एंट्रेंस टेस्ट पास करना माना जाएगा। बेकरी वान चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उनको अटैक करने के लिए कहता है। वो एक साथ अटैक करते हैं और वो कमेंट करता है कि ये एक अच्छा डिसीजन है। सीन में एक भयानक टक्कर वायलेंट क्लैश दिखाई जाती है और वो दर्द से चिल्लाते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि उनका डिसीजन अच्छा होता अगर उनका अपोनेंट वो खुद ना होता। कांग को शॉक की स्टेट में दिखाया जाता है। वो उन ट्रेनीज के सामने खड़ा होता है जिन्हें उसने आसानी से हरा दिया था। वो उनका मजाक उड़ाता है, ये सोचते हुए कि उनका शुरुआती जोश कहाँ गया और वो एक छोटी सी रुकावट से कैसे घबरा सकते हैं। ट्रेनी सेओमन कांग उठता है और दोबारा अटैक करता है, जिस पर वान कमेंट करता है गुड। वो उसके अटैक को एनालाइज करता है, ध्यान देते हुए कि उसके फाइटिंग स्पिरिट के बावजूद उसकी मूवमेंट्स थोड़ी स्टिफ लग रही हैं।
यून उसके पीछे से दौड़कर आती है और एक अचानक अटैक से उसे सरप्राइज करने की कोशिश करती है। वो तेजी से मूव करता है, फुर्ती से अपनी टांग उसकी तरफ एम करता है, लेकिन उसको डिकैपिटेट सिर काटने से ठीक पहले रुक जाता है। वो नोट करता है कि सेओमनचुक सिचुएशन को असेस करने में तेज है और ऐसा लगता है कि उसने असली कॉम्बैट देखा है। वो अटैक्स को ब्लॉक करता है और सोचता है कि पैनिक के कारण वो सब बहुत ज़्यादा टेंस है। वो चुक को एक पावरफुल काउंटर ब्लो मारता है जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है। वो कंक्लूड करता है कि वो अपनी तादाद न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी का फ़ायदा उठाने में पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। वो सेओमन कांग से बात करता है, उसके मूवमेंट्स में हिचकिचाहट की तरफ पॉइंट करते हुए, और सार्कास्टिकली पूछता है कि क्या उसे उसको चोट पहुंचाने की चिंता है। वो मॉक करते हुए आगे कहता है इस पैथेटिक लेवल की स्किल से वो उसे कैसे चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अपने मन में सोचता है कि ये तीनों कांग, चुक और यून सबसे काबिल है। वो उनको थोड़ा उकसाने का डिसीजन लेता है। वो उनसे अपनी गहरी निराशा एक्सप्रेस करता है और बताता है कि कैसे वो बस एक अनएक्सपेक्टेड अपोनेंट का सामना करके एक डिसऑर्गेनाइज्ड भीड़ की तरह बन गए। वो उनको बताता है कि डिफीटिज्म, हार मान लेने का रवैया से कंट्रोल होने की उनकी अफवाहें सच लगती हैं, जिससे कांग को गुस्सा आता है। सेओमनचुक उससे बात करता है। वो एक प्लान बनाता है और उसे डिफेंस हैंडल करने को कहता है। उसका मानना है कि वान जानबूझकर उनके लेवल से मैच कर रहा है और वो तीनों दैंड्री यून के साथ मिलकर डेफिनेटली एक ओपनिंग बना सकते हैं। वो प्लान कंप्लीट करता है कि जब कांग को ओपनिंग दिखेगी तो वो आगे बढ़ेगा और डैंड्री यून को इससे फिनिश करना होगा। वॉन नोटिस करता है कि उन्होंने आखिरकार सीरियस होने का डिसाइड कर लिया है, लेकिन कमेंट करता है कि वो बहुत स्लो हैं और उन पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। वो अटैक करता है और सनवू कांग को वेट शॉक्ड डिफेंसिव पोस्चर में दिखाया जाता है। वो उसकी तरफ एक पावरफुल किक मारता है जो उसे हवा में उड़ा देती है। बाकी लोग उसके डिस्ट्रैक्ट होने का फायदा उठाते हैं, तेजी से दो अलग अलग डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं और वो बीच में खड़ा होता है जबकि वो सब शॉक में होते हैं। वो नोटिस करता है कि ट्रेनीज एक कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे हैं। दोनों चुक और युन एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन वो उनको आसानी से ब्लॉक कर देता है। एक राउंड हाउस किक से उन्हें हवा में उड़ा देता है और वो दर्द से चिल्लाते हैं। वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। कांग गुस्से में चिल्लाता है, ये रियलाइज़ करते हुए कि एक मास्टर को फेस करते वक्त उनकी सबसे बड़ी गलती हल्के में लेना थी, यानी ये मान लेना कि मास्टर सीरियसली अटैक नहीं करेगा। वो इसे कंफर्म करता है, उसको पकड़ता है और उन्हें भोलापन यानी नेवली ऑप्टिमिस्टिक कहता है, क्योंकि उन्होंने ये माना कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज़ नहीं करेगा। वो उसको ज़मीन पर फेंक देता है, अपनी निराशा जताते हुए, और कहता है कि उसने उनसे थोड़े बहुत टैलेंट की उम्मीद की थी। वो अपनी उंगलियां चटकाता है। वो डिक्लेयर करता है कि ये अब खत्म हो गया है और ये बदकिस्मती है, लेकिन वादा तो वादा होता है, उन्हें कैद करने की तरफ इशारा करते हुए। अचानक सोनबू कांग रेड एनर्जी के ऑरा के साथ बैकरी वॉन पर अटैक करता है, जो कि ब्लड शॉट टेक्निक होती है, और उसको सरप्राइज कर देता है। वो अटैक को ब्लॉक करता है, ये नोट करते हुए कि ये मार्शल आर्ट जाना पहचाना और अनएक्सपेक्टेड है। वो उस टेक्निक को अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन और खासतौर पर ग्रेट कैटास्ट्रोफी शॉट की टेक्निक के रूप में पहचानता है। कांग हाँफता है, ये सोचते हुए कि इस ट्रेनिंग को पास करने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली है। वो उसको अपनी असली ताकत दिखाने का ऑर्डर देता है। वो बहुत खतरनाक तरीके से अटैक करता है। वो उस पावरफुल स्ट्राइक को ब्लॉक करता है और अपने हाथों में एक सुन्नेपन महसूस करता है। वो हैरानी से देखता है, सोचता है ये लड़का, और उसके शानदार टैलेंट को रियलाइज़ करते हुए वो हंसने लगता है और उसका सिस्टम अनाउंस करता है कि उसका एक्साइटमेंट मीटर काफ़ी टाइम बाद पहली बार बढ़ा है। वो एक्साइटेडली अपने मन में सोचता है, मुझे ये लड़का चाहिए। फिर वो ज़ोर से हंसता है, उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसके पास बस इतनी ही ताकत है। वो हाफते हुए जागता है। वो खुद को एक कमरे के अंदर बेड पर पाता है और सोचता है कि वो कहाँ है और क्या ये हेवनली ब्लिस सेक्ट का हेडक्वार्टर्स है। उसको रियलाइज़ होता है कि उसने कल अपनी लिमिट से ज़्यादा जोर लगा दिया था और बेहोश हो गया था। वॉन्जिन नाम का कोई अंदर आता है और पूछता है कि क्या मास्टर सनवू कांग जाग गए हैं। वो उसको पहचान लेता है। वो अंदर ही अंदर पैनिक करने लगता है, ये रियलाइज़ करते हुए कि उसने उसके सामने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन की ब्लड स्वॉर्ड टेक्निक यूज़ की थी, और उसको डर लगता है कि शायद उसने नोटिस कर लिया होगा कि वो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से है। वो लगातार पैनिक करता रहता है, ये सोचते हुए कि ये बहुत बुरा है और उसको मोयोंग मार्शल स्कूल के साथ होने वाले ड्यूल से पहले ही एक स्पाई के रूप में एग्जीक्यूट यानी मार दिया जा सकता है। वॉन्जिन उसको बताता है कि ये असेंबली का टाइम है और उन्हें चलना चाहिए, और वो घबराते हुए अग्री कर लेता है। वो अपने मन में सोचता है कि वॉन्जिन ने इसके बारे में बात क्यों नहीं की और क्या सेक्ट लीडर ने नोटिस नहीं किया, लेकिन उसे याद आता है कि जब उसने उसकी तरफ देखा था तो उसका एक्सप्रेशन अजीब था। उसे पूरा यकीन है कि उसने नोटिस किया, और यहाँ तक कि उसकी स्वॉर्ड एनर्जी को पहचान लिया और उसके मास्टर के नाम ग्रेट कैटास्ट्रोफी स्वॉर्ड का भी जिक्र किया था। वो कन्फ्यूजन में चलना जारी रखता है, ये सोचते हुए कि सेक्ट लीडर ने उसको अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन की स्पाई के रूप में एक्सपोज क्यों नहीं किया, जबकि वो ऐसा कर सकता था। वो लगातार सोचता रहता है, ये समझने की कोशिश करता है कि वो क्या प्लान कर रहा है। जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो वो उनका एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ स्वागत करता है। सीन में कैंग को शॉक में उसकी तरफ देखते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उसका डर कि वो उसका राज जानता है कंफर्म हो जाता है। वो उन्हें अनाउंस करता है कि उन सब ने पहला टेस्ट पास कर लिया है, ये नोट करते हुए कि 15 में से 5 लोग सक्सीड हुए हैं, जो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। वो शॉक्ड रह जाता है और रियलाइज़ करता है कि सिर्फ उनका ग्रुप ही बचा है। 5 सक्सेसफुल ट्रेनीज को दिखाया जाता है, ओरियांग, दानरी युन, वॉन्जिन, स्योमुनचुक और आखिरी ट्रेनी स्योनवू कैंग दिखाई देता है। बैकरी वान उनकी ट्रेनिंग के अगले स्टेज को एक्सप्लेन करता है। अगले 15 दिनों तक उनमें से हर एक उसके सेक्ट के डिसाइपल्स के साथ दिन में एक बार स्पार करेगा
और उन्हें अपना बाकी का वक्त स्टडी करने और अपनी टेक्निक्स को रिफाइन करने में यूज़ करना होगा। फिर वो अपनी डिसाइपल सोआ को टूल्स डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑर्डर देता है। वो उनके एक कलीग को यूज़ देती है और कंफर्म करती है कि ये वही वेपन है जो वो यूज़ करता है। उसके पास वुडन वेपन्स का एक सेट होता है और वो सबको एक लेने के लिए कहती है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और उन्हें बताती है कि वो ट्रेनिंग के दौरान उनकी स्पारिंग पार्टनर होगी, जैसा कि सेक्ट लीडर ने ऑर्डर दिया है। वो इस बात को कंफर्म करता है और उनको खुद को इंट्रोड्यूस करने और एक साथ खुलने मिलने को कहता है। वांगपाल, जो दूसरा डिसाइपल है, ऑकवर्ड तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। चुक उसको बीच में रोकते हुए कहता है कि इंट्रोडक्शंस टाइम वेस्ट है और सजेस्ट करता है कि उन्हें पहले आज की स्पार शुरू करनी चाहिए। सोआ इंथुजियास्टिकली अग्री करती है और टाइम बचाने के लिए उन्हें 5 के खिलाफ 2 लड़ने का सजेशन देती है, यानी उन 5 का सामना उस और वांगपाल से। वो इस प्रपोजल से सुन रह जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि वांगपाल भी इस आइडिया पर राजी हो जाता है। बैकरीवान गर्व से मुस्कुराता है, अपने मन में कमेंट करता है कि उसको सोआ पर प्राउड है और वो भी इस बात से अग्री करता है। चुक उनके ओवर कॉन्फिडेंस पर सार्कास्टिकली कमेंट करता है। वो डिसाइड करता है कि वो इसे अकेले संभाल लेगा और अपने चारों कॉलीग्स को सिर्फ देखने को कहता है। वो स्पार स्टार्ट करने का ऐलान करता है, ये सोचते हुए कि भले ही वो लगातार 3 साल से मोयोंग मार्शल स्कूल से हारे हों, लेकिन वो एक अनजान सेक्ट से नहीं हारेंगे। वो सोआ की तरफ दौड़ता है और डिक्लेयर करता है कि वो इसको जल्दी फिनिश कर देगा, लेकिन वो उसके भाले को ब्लॉक कर लेती है। वो अपना अटैक जारी रखता है और डिक्लेयर करता है कि उसका अभी काम पूरा नहीं हुआ है। वो लगातार तेज हमले करता है, ये मानते हुए कि अगला वार आखिरी होगा। अचानक उसका यूनिक ट्रेट क्लियर माइंड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो सरप्राइज हो जाता है जब वो उसका स्पीयर पकड़ लेती है। वो कोल्ड यिन हार्ट का एक ऑरा छोड़ती है, जिससे उसका स्पीयर फ्रीज हो जाता है और वो शॉक में चिल्ला उठता है। वो मुस्कुराते हुए उसको वार्न करती है कि उसके अटैक से थोड़ा दर्द होगा। वो अपने पावरफुल आईसी अटैक के साथ आगे बढ़ती है। स्योनवू कैंग अटैक को देखकर उसका नाम चिल्लाता है। उसकी हार के बाद वो बाकी ट्रेनीज को एक साथ उस पर अटैक करने के लिए इनवाइट करती है। मॉन्क वॉन जिन ये चिल्लाते हुए आगे दौड़ता है कि उसका नाम वॉन जिन है, बाकी नहीं, लेकिन वो उसका अटैक ब्लॉक कर लेती है। वो उसकी बेहतरीन डिफेंसिव स्टैंड से इंप्रेस होता है और उसकी कड़ी ट्रेनिंग की तारीफ करता है। वो शर्माते हुए उसको थैंक यू बोलती है, लेकिन वो उसे वॉर्न करता है कि अगला वार आसान नहीं होगा। वो अटैक करता है, लेकिन सोआ को सरप्राइज करते हुए वांगपाल अचानक से बीच में आकर उस स्ट्राइक को ब्लॉक कर देता है। वो मुस्कुराता है और डिक्लेयर करता है कि अब उसकी बारी आ गई है। सीन में उसको वॉन जिन पर अटैक करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन कोई बीच में आता है और एक चाबुक से उसका हाथ बांध लेता है। ओरियांग उनकी स्ट्रेंथ को मानती है और डिक्लेयर करती है कि अब से वो सब अपनी फुल पावर के साथ अटैक करेंगे। वो पांचों एक साथ उन पर अटैक करने दौड़ते हैं, लेकिन वो उनके सभी कोऑर्डिनेटेड अटैक्स को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। कैंग गुस्से में चिल्लाता है, उसको इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो एक अनजान सेक्ट के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। सोआ शॉक में नोटिस करती है कि कैंग के अटैक से वांगपाल के हाथ में चोट आई है। सीन में उसको चिल्लाते हुए और रियांग की विप को खींचने के लिए अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए दिखाया जाता है। वो विप से उसको जोर से खींचता है और उसके कॉमरेड्स उसकी चिंता में चिल्लाते हैं। वो उसको पूरी ताकत से कैंग की तरफ फेंकता है और दोनों हारकर गिर जाते हैं। 4 लोगों के हारने के बाद सोहा अकेले खड़ी ओरियांग से बात करती है और उससे कहती है कि इस बार का फैसला पहले ही हो चुका है। वो उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी कंटिन्यू करना चाहती है। वो अपने हारे हुए दोस्तों को देखती है और शॉक में रियलाइज करती है कि वो 5 थे और फिर भी वो नहीं जीत सके। बैकरीवान मुस्कुराता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। फिर वो उन्हें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में बताता है कि सोहा सिर्फ पिछले 1 महीने से फॉर्मल मार्शल आर्ट सीख रही है। सोहा मुस्कुराती है और उनको आंख मारती है, जबकि वो सब हैरान रह जाते हैं। कैंग अपने आप से सोचता है कि ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो इसको इस उम्र में इतना स्ट्रांग बनाती है। वो उनको एड्रेस करता है और बताता है कि अब से उन्हें ऐसी कोऑर्डिनेटेड टेक्निक्स ढूंढनी होंगी जिन्हें उनमें से 2 या ज़्यादा लोग एक साथ एग्जीक्यूट कर सकें। वो उन्हें याद दिलाता है कि जब वो मुरिम मार्शल स्कूल में था तो ऐसी टैक्टिक्स ही जीत की चाबी थी। वो आगे कहता है कि ये लेसन उनको और भी ज़्यादा फील होना चाहिए, खास तौर पर लगातार 3 साल मोरियम मार्शल स्कूल से हारने के बाद। वो एक्सप्लेन करता है कि इसे पाने के लिए उन्हें खुद पर और अपने कॉमरेड्स पर भरोसा करना होगा, क्योंकि ये ट्रस्ट एक अटूट कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और उनकी इंडिविजुअल ताकत बढ़ाएगा। वो आज की ट्रेनिंग खत्म करता है और उन्हें रेस्ट करने को कहता है और वो सब एक साथ उसको थैंक यू बोलते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो ट्रेनी सिएनवू कैंग को रुकने के लिए कहता है। कैंग इस बुलावे को लेकर घबराया हुआ लगता है, जबकि दूसरे ट्रेनीज अपनी स्किल्स की तारीफ करते हुए वहां से चले जाते हैं। वो अपने पर्सनल सिस्टम के जरिए एक साउंड बैरियर एक्टिवेट करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई उनकी बातचीत ना सुन सके। वो उसकी तरफ मुस्कुराता है, नोट करते हुए कि वो तेज दिमाग बन गया है क्योंकि उसने अपने बुलाए जाने का रीज़न समझ लिया था, जबकि कैंग कंफ्यूज लग रहा होता है। वो उसको बताता है कि वो कल की अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। वो उसके सामने एक ब्लू ओरा में घिरकर खड़ा होता है और डायरेक्टली उसकी ट्रू आइडेंटिटी जानने का खुलासा करता है।
वो उससे पूछता है कि ब्लड सॉर्ट सेक्ट का यंग लीडर और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के पिलर्स में से एक आखिर मुरिम मार्शल स्कूल में एक डिसाइपल होने का नाटक क्यों कर रहा है। वो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की डिमांड करता है और उसको वार्न करता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसके अंजाम बुरे होंगे। वो तेजी से अपना सवाल रिपीट करता है जिससे वो डर जाता है। कांपता हुआ आदमी भागने के बारे में सोचता है। वो उसके इस मूव को पहले ही समझ जाता है और उसे एक तेज मोशन के साथ रोक देता है। वो कोल्डली उसको बताता है कि बचकर निकलने का ऑप्शन उसके पास नहीं है। वो आखिरी बार जवाब मांगता है कि वो यहाँ क्यों आया है। 5 साल पहले के इवेंट्स का एक फ्लैशबैक शुरू होता है और ब्लड स्वॉर्ड सेक्ट दिखाया जाता है। सीन में कांग को अपने मास्टर से डांट खाते हुए दिखाया जाता है क्योंकि उसने एक मजबूर अपोनेंट का हाथ तोड़ दिया था। वो उसको उठने का ऑर्डर देता है। वो उस पर गुस्से से चिल्लाता है और पूछता है कि उसने दुश्मन का हाथ पूरी तरह से क्यों नहीं काटा या उसके टेंडेंस को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया ताकि वो दोबारा कभी तलवार ना पकड़ सके। वो उसको याद दिलाता है कि वो ब्लड स्वॉर्ड सेक्ट का यंग लीडर है, एक ऐसी पोजीशन जिससे अनऑर्थोडॉक्स बात को फॉलो करने वाले सभी लोगों को डरना चाहिए, और पूछता है कि वो कब तक उसे निराश करता रहेगा। फिर वो उसको अपनी बड़ी बहन, जो सेक्ट की सीनियर डिसाइपल है, को मारने का एक शॉकिंग ऑर्डर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो मुरिम अलायंस के खिलाफ फ्रंट पर लड़ रही है और उसको मारने का ऑर्डर देता है, चाहे पीठ में छुरा भोंककर या एक ट्रेटर के रूप में घुसपैठ करके। जब वो इसका विरोध करने की कोशिश करता है तो मास्टर चिल्लाता है कि छोटी सी दया पूरे सेक्ट को तबाह कर सकती है और यही अनऑर्थोडॉक्स पाथ पर चलने का मतलब होता है। वो उसको धमकाता है कि अगर उसको लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो वो उसकी बजाय उसकी बड़ी बहन को उसे मारने का ऑर्डर देगा। वो उसको भागने या सुसाइड करने के खिलाफ वार्न करता है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो मास्टर खुद उसे मार डालेगा। वो उसको बताता है कि आखिर में उसकी किस्मत उसे मास्टर को मारकर सेक्ट को इनहेरिट करना है, वारिस बनना है, और अगर वो मना करता है तो वो उसके आसपास के सभी लोगों को मार देगा। वो डिक्लेयर करता है कि उसके सामने एक ही रास्ता बचा है कि वो और उसकी बहन एक दूसरे को मार दे। वो हार मानकर घुटनों पर बैठ जाता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि वो उसका ऑर्डर मानेगा। वो प्रेजेंट में अपने उस डिसीजन को याद करता है जब उसने एक स्पाई के रूप में मुरिम अलायंस में घुसपैठ करके अपनी बड़ी बहन को मारने का फैसला किया था। उसका सामना करते हुए वो सोचता है कि उसे बस थोड़ा टाइम चाहिए ताकि वो अपने मास्टर की नज़र से बच निकले। वो चिल्लाता है और पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ता है, अपने मास्टर के खिलाफ अपनी ब्लड स्वॉर्ड टेक्निक यूज करने का डिसीजन लेते हुए। वान आसानी से उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। वो कमेंट करता है कि उसके अंदर अपने अपोनेंट की ताकत को समझने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का उसका डिसीजन अच्छा था। वो उसको अपनी असली ताकत दिखाने को कहता है। वो उस पर चिल्लाते हुए पूछता है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। वो उसके साथ अपनी बहस जारी रखता है और कहता है कि वो यहाँ ट्रेन करने आया था और ऑर्थोडॉक्स बात की आर्ट्स यूज करके वो अपनी असली ताकत नहीं दिखा सकता। वो उसको अपनी कीमत साबित करने के लिए जोर देता है और समझाता है कि उसकी ट्रू पावर निकलने से मोयुम मार्शल स्कूल के साथ उसका आने वाला डुएल और भी आसान हो जाएगा। उसको रियलाइज होता है कि ये फाइट एंट्रेंस टेस्ट से बिल्कुल अलग लेवल की है। उसको खतरा महसूस होता है और सोचता है कि अगर उसने एक पल के लिए भी अपना गार्ड डाउन किया तो वो मारा जाएगा। वो चिल्लाकर रेड ब्लड स्वॉर्ड टेक्निक यूज करते हुए उस पर हमला करता है। वान अटैक को ब्लॉक करता है, ये कमेंट करते हुए कि ऑर्थोडॉक्स टेक्निक्स को आधे मन से यूज करने से ये बेहतर है। वो मुस्कुराते हुए उसको बताता है कि वो कभी भी अनऑर्थोडॉक्स बात की आर्ट्स के लिए फिट नहीं था क्योंकि उसका नेचर उससे मैच नहीं करता। वो गुस्से में उससे पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। वो एक्सप्लेन करता है कि किलिंग स्वॉर्ड की टेक्निक्स में अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को काट डालने की तैयारी चाहिए होती है और ये उस पर सूट नहीं करता। वो चिल्लाता है और पूछता है कि वो उसके बारे में क्या जानता है और अपने मास्टर की उन बातों को याद करता है जिनमें बताया गया था कि अनऑर्थोडॉक्स बात पर चलने का क्या मतलब होता है। वो अपना असेसमेंट जारी रखता है, इस बात पर ध्यान दिलाते हुए कि उसकी तलवार हिचकिचाती है और उसमें फाइटिंग स्पिरिट की कमी है।